गरीब के पास कोई कहानी नहीं होता है। देखिए अभी तक तो लोगों को यही नहीं पता कि मैं अफगानिस्तान गया क्यों। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं पॉलिटिकल लोगों में बात नहीं करता। फिर आप बोलेंगे कि आप पॉलिटिकल अगेंस्ट हैं। नहीं, देश में राजनीति धर्म की चल रही है, आप कह रहे हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। नो कमेंट। जब आप गांव से निकले थे तब कितना कमाते थे और आज कितना कमा लेते हैं? नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट के सीरीज में। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, इस सब में आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। हर कोई पैसा निवेश करता है, किसी को घाटा होता है, किसी को फ़ायदा होता है। इस तरह की तमाम खबरें हम पढ़ते भी हैं कि इस मार्केट का मतलब इस कंपनी का शेयर एकदम से बढ़ गया, इसका एकदम से डाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो आज उसी को लेकर आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में अपना नाम जो है बनाया है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रवियार कुमार जी। पहले जो मेरा सवाल है आपसे वो यही है, ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी की वो कहानी जो आपने सिर्फ अभी तक अपने आपके माँ बाप जानते हैं, आपके करीबी जानते हैं, तो हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा जन्म नोनी में हुआ और गरीब के पास कोई कहानी नहीं होता है। जब हमने सफ़र की शुरुआत की तो वो उस सफ़र में चलते चलते जब हम यहाँ तक पहुँचे तो इस एक कहानी बनता गया। हमारे पास कोई ऐसा हिडन टॉपिक नहीं है कि लगभग हम सब कुछ बता ही चुके हैं लोगों को। अब जब बातों के दौरान हमें ऐसा कुछ लगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैंने किसी को नहीं बताया है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ ऐसी याद हो सकती है जो आपको लगता है कि फैमिली के अलावा कोई ऐसा लम्हा हो, कोई ऐसी बात हो जिसे आप बताना चाहें तो आप बता। देखिए अभी तक तो लोगों को यही नहीं पता कि मैं अफगानिस्तान गया क्यों। जी, पेरेंट्स को पता है और लोगों को पता है। लोगों को लगा कि आप अफगानिस्तान इसलिए गए कि आपको डिफेंस और नासा और नेटो के साथ काम करने का मौका मिला। दुनिया के लिए चेहरा अलग था, हमारे लिए चेहरा अलग था। हम तो इसलिए गए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। कम से कम कॉलेज ने कहा कि आप जाइए, आपको खाने के लिए पैसे मिलेंगे। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे सर पे ठप्पा लग रहा है यूएस डिफेंस या नासा या नेटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो एक कहानी बहुत लंबी है जो कि हम आपस में डिस्कशन के दौरान इस पे डिस्कस करेंगे, करते जाएंगे, तो उस बारे में आप बताते जाएंगे। जी। तो मतलब ये पॉडकास्ट हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उन्हें काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। मैं अभी इस चीज़ का आपसे जिस तरह बात हुई है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सवाल यही है कि जैसे आपने खुद ही बताया कि बिहार से आपने अपना शुरुआत की, बिहार से आप फिर अमेरिका गए, अमेरिका से फिर अफगानिस्तान गए, फिर अफगानिस्तान से अमेरिका आए और अब दुबई में भी आप सेटल हैं। तो भारत के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? देखिए दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, माँ बाप और अपने जन्मभूमि का नाम नहीं भूल सकते हैं। मैं अभी प्रयास करता हूँ कि महीने में कम से कम 4 से 5 या 6 दिन मैं यहाँ रहने का प्रयास करता हूँ। और भारत को ऐसा चैप्टर नहीं कि भूल जाया जाए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अपनी मातृभाषा और अपने गांव को हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो महीने में 5 से 6 दिन हम अपने देश को भी देते हैं। और देखिए कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, कर्म की प्रधानता है, धर्म की प्रधानता कहीं नहीं है। कर्म की जब बातें करते हैं ना तो उसी से बातें बनती है। जी, तो वैसे तो एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, बट जब आप गांव से निकले थे तब कितना कमाते थे और आज कितना कमा? मैं थ्रू आउट चिटार्थी हूँ। और आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है? मैं थ्रू आउट चिटार्थी हूँ। चिटार्थी मीन चिटार्थी कमाता नहीं है। हमें अपने शिक्षा व्यवस्था को जब हम पीछे जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने गलत काम करते थे। मैं इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मेरे को सरकारी नौकरी को छीन नहीं सकता है। मैं चोरी करके पास किया 10th, चोरी करके पास किया 12th, अब कमाने की बात ही नहीं रही। किसी तरह से थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, लोगों ने मौका दिया, चले गए विदेश, वहाँ से पढ़े लिखे थोड़ा बहुत आदमी बन गए। लोगों ने कहा स्टॉक मार्केट पे ध्यान दे दो, वहाँ से पैसा कमाए। तो चिटार्थी कमाता कहाँ था? माता जी आंगनबाड़ी में काम करती थी, 125 या 300 और 400 रुपीज़ मिलता था। अभी बिहार में आंगनबाड़ी को 4000 रुपये मिलते हैं। ये 15 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। तो कमाने की कहीं बात ही नहीं है। कैसे 1 लीटर दूध में माँ 3 बच्चों को पिलाती थी, उसमें पानी मिलाते थे, मुझे याद है। हम लोग शौक से नहीं खाते थे, पेट भरने के लिए खाते थे। तो वहाँ कमाने की बात ही नहीं थी। और जहाँ की नेट वर्थ की बात है तो ये देखिए एग्जैक्टली फिगर तो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं बुक्स लेके चलता नहीं हूँ। क्योंकि हमारा
पोर्टफोलियो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा सबसे कम पोर्टफोलियो इंडिया में है। ये है लंदन में है, कुछ हमारा दुबई में। हम ग्लोबल मार्केट फॉरेक्स में क्लोज टू इक्विटी में हमारा 1000 करोड़ है, और क्लोज टू ये फिगर बड़ा हो सकता। कंपनी का टर्नओवर अलग है, वर्थ अलग है, तो वर्थ क्लोज टू 1000 करोड़ में है। तो कंपनी की जैसे आपने बात की, तो कंपनी, पैसा, शोहरत, तो कैसे जीते हैं अपनी ज़िंदगी? मतलब सुबह ही 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है, बट ऑब्वियस है आपकी कंपनी है तो आपका पूरा ध्यान उस पर ही रहता होगा। तो कैसे अपना, आपका पूरा डेली रूटीन क्या रहता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम व्यापार की शुरुआत इसलिए नहीं किए कि हम दिन भर 24 घंटे लगे रहें। हमारा काम है डिसीजन लेना, हमारा काम है ऑपरेशन संभालना नहीं है। हम 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हैं। और जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में 9:15 सुबह खुलते ही 3:30 तक बैठने से पैसा बनता है, वो पैसा कभी नहीं बना सकते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं 24 घंटे बैठूंगा तब भी 9 महीने का ही समय लगेगा। नहीं बैठूंगा तब भी 9 प्रोसेस। देखिए, सिस्टम काम करना चाहिए, इंसान कभी काम नहीं करता है, प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। नहीं, मतलब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ना कि स्टॉक किंग की जिंदगी आखिर कैसी हो। देखिए, तो उस तरह से पूछ रहे हो। मैं एक लाइन बोलता हूँ, अच्छा व्यापारी बनने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? सबसे पहले सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद आप अपने अच्छे दिन की शुरुआत कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, बच्चों का साथ समय बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर माँ बाप को फ़ोन करते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं, और फिर थोड़ा ऑफिस जाते हैं। वापस मैं कहीं भी रहूँ, वहाँ भी रहूँ, तो मैं लंच के बाद काम नहीं करता हूँ। लंच के बाद मैं आराम करता हूँ, फिर अपना रिसर्च वर्क पे काम करता हूँ। मैं लंच के बाद कहीं भी मैं अपने दिन को ख़त्म करना चाहता हूँ हमेशा लंच के पहले, क्योंकि लंच के बाद वो एनर्जी नहीं रहता जो एनर्जी सुबह 5 बजे से लेके 3 बजे तक आपके पास है। तो उसके बाद तो मैं उस वक्त तक अपने दिन को ख़त्म कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा टेबल का जो काम है, चाहे दुबई में हो चाहे दिल्ली में हो, 10 बजे तक सारा काम खत्म हो जाए, लेकिन उसमें 3 बजे तक का समय चला ही जाता है। हमारा काम है डायरेक्ट करना, हमारा काम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। नट एंड बोल्ट हम टाइट करने के लिए ऑफिस में नहीं बैठते हैं। क्योंकि बात हो रही है आपसे, आप जानते हैं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बहुत जल्द 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और ऐसे में अगर मोदी सरकार तीसरी टर्म में भी आती है, क्योंकि जिस तरह के जो है सर्वे आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उससे अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर मोदी सरकार आती है तो फिर शेयर मार्केट कितना ऊपर जाएगा, क्या लगता है आपको? मोदी सरकार आए नहीं आए, बाजार अपने धीरे धीरे ऊपर जाएगा ही। इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 1979 में आया। 1979 से उस वक्त मोदी सरकार, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी। फिर 1990 में पीवी नरसिम्हा राव, फिर उसको अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर आए मनमोहन सिंह की सरकार। मतलब स्टॉक मार्केट्स पर चुनावों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बड़े स्टॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी बयानबाजी है। कभी आपने सुना है मोर्गन स्टैनली इज क्राइंग मैं बैंकरप्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स इज क्राइंग मैं बैंकरप्ट हो गया? कभी बड़े इंस्टीट्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज़ बेस्ड सिर्फ पी फॉर पगला, पी फॉर पब्लिक ट्रेड करती है। न्यूज़ से प्रोफेशनल्स को, बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूज़ आ भी जाए तो क्या आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाएंगे? क्या आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे? क्या आप कपड़े नहीं खरीदेंगे? यह स्टॉक मार्केट है क्या? मेटरलाइज बिजनेस ही तो डिमेटरलाइज फॉर्म में है। आप गोल्ड यहाँ खरीदते हैं, मैं गोल्ड ऑनलाइन खरीदता हूँ। आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी यहाँ पे लेते हैं, मैं उस कंपनी की हिस्सेदारी ऑनलाइन लेता हूँ। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है मोदी सरकार है नहीं है, किसकी सरकार बन रही है? मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फिगर बताता हूँ मैं आपको। हमारी इंडियन मार्केट की वैल्यू जो है 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की, जो देश की वैल्यू है 4 ट्रिलियन मान लें। सिर्फ इक्विटी मार्केट की वैल्यू, ग्लोबल इक्विटी मार्केट की वैल्यू 109 ट्रिलियन डॉलर। और जो फॉरेक्स सुनते हैं GBP/USD, EUR/USD, इसकी वैल्यू 2409 ट्रिलियन डॉलर, 249 क्वाड्रिलियन। अभी हम लाखों में सोच रहे हैं और बाजार खरबों में खेल रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, हमारी इंडिया में हम बैंक में पैसा रखना थोड़ी बंद कर देंगे। हम HDFC बैंक से पैसा निकाल कर थोड़ी डाल देंगे स्विस बैंक में, अमेरिकन बैंक में थोड़ी डाल देंगे। हमारे थोड़ी सब लोग चलो बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुलवा लेते हैं। इकोनॉमी कभी नहीं रुकेगा, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मतलब आपका कहना ये है कि इलेक्शंस भले ही चल रहे हैं, उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसका स्टॉक मार्केट पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। टेम्पोररी लोगों को लगेगा 1-2 दिन, उससे कोई फर्क, वो 1-2 दिन के लिए ऊपर नीचे होता है, वो तो हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होता है। तो क्या जीना छोड़ देते हैं?
बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो अगर मोबाइल, अब बात करते हैं, जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा हर किसी के स्मार्टफोन्स हर किसी के हाथ में पहुंच चुके हैं। पहले टीवी स्क्रीन्स पर देखना पड़ता था स्टॉक, तो अब हाथों से ही, मतलब मोबाइल में ही स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे क्या भाव जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, हर टाइम लोग अपने हाथों में देखते ही रहते हैं। तो इस हिसाब से गांव-गांव में भी मोबाइल फ़ोन है, तो गांव-गांव में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें हैं, लोगों के हाथ में है। तो उससे कितना असर पड़ रहा है, कितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ रहा है, क्या ये सही है? इससे हमारे समाज में जुआरी बढ़ रहे हैं। सरकार या फिर ब्रोकिंग फर्म, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे अपना पेट भरा जाए। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं और आप मोबाइल से व्यापार कंट्रोल कर सकते हैं? आपको सिस्टम चाहिए। लोगों को लगता है कि मोबाइल पे उंगलीबाजी करके हम पैसा कमा सकते हैं, वो हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ कॉल करेंगे, पुट करेंगे, निफ्टी करेंगे, बैंक निफ्टी करेंगे, गंवाने के अलावा कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि वो व्यापार को अभी भी कहते हैं चलो कुछ खेला जाए। खेलने से कभी पैसा नहीं बनता, खेल में हमेशा नुकसान होता है, पैसे नहीं बनते हैं। तो वो जुआरियों की नीति है कि हम दिन भर उंगलीबाजी करते रहते हैं। अगर आपने एक पेड़ लगाया और दिन भर देखते रहते हैं अच्छा बीज किधर गया, वो आपके चाहने तो वो मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना, लोग कहते हैं कि बहुत इजी हो गया कि हमने ऐप डाउनलोड करवाया और हमारे पास नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ गई, फिगर बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ विनर्स का परसेंटेज अभी भी नहीं बढ़ा है। इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये मोबाइल के थ्रू जो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जुआरी पैदा होते हैं, खिलाड़ी नहीं आते इस पर ट्रस्ट ना करें। आप ही सोचिए ना कि आपको बिजनेस मैनेज करना। मैं किसी स्टॉक मार्केट कंपनी का एग्जांपल नहीं लूंगा। ऐप इज ए ट्रैप। ऐप हमेशा पब्लिक का पैसा खींचने के लिए बना है। कोई भी ऐप, आप जिस ऐप की बात करते हैं, चाहे आप फेसबुक की ऐप, फेसबुक की कमर्शियल वेबसाइट है ना, बहुत सारे एड्स आते हैं, फेसबुक को फायदा। अमेजोन में आप ना चाहते हुए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खरीदते रहते हैं, डिलीवरी आया उसका कोई यूज नहीं, 3 साल तक कबर्ड में पड़ा हुआ है। हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग के बाद सेलिंग भी मुझे देखना है। हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, इंटरटेनमेंट करने नहीं बैठे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल सही है, लेकिन बिजनेस के लिए मोबाइल बिल्कुल नहीं सही है। स्ट्रॉन्ग भी तो हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जैसा हम डिजिटली कमजोर कब थे? मोबाइल हाथ में आने से हम डिजिटली स्ट्रांग हो गए। हम डिजिटली स्ट्रांग तब होते जब हमारे देश की कोई एक सिंगल कंपनी मोबाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया पे कब्जा करती। एक कंपनी नहीं है। कौन सा मैन्युफैक्चरर मोबाइल हमारे देश का जो कि पूरी दुनिया में कब्जा कर रही है? कंपनी का नाम बताइए। आप इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं। देखिए, कभी भी देश या दुनिया कभी भी बाबा नहीं चलाते। कभी भी हम बहुत अच्छे मंत्र का उच्चारण पढ़ लेते हैं, उससे नहीं चलता है देश दुनिया। देश दुनिया व्यापारी चलाते हैं। व्यापारी एक धर्म निभाता है। जब तक अर्थ हमारे पास नहीं है तब तक भूखे भजन ना हो तो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमारे पास एक भी कंपनी नहीं जो वर्ल्ड लेवल पे कम्पिटेट करे, ना तो हमारे पास एक अच्छी मोटर कंपनी है। आज भी हम गाड़ी प्रेफर करते हैं BMW, ऑडी, मर्सिडीज। आज भी हम एयरलाइंस प्रेफर करते हैं, एमिरेट्स, अमेरिकन एयरलाइंस। आज भी हम मोबाइल प्रेफर करते हैं, एप्पल, ये वो। हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगर इससे इकोनॉमी बढ़ेगा तब जब हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर बनेंगे। कंज्यूमर है, अभी हम सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर नहीं है। मोदी सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था बना देगी अगर तीसरे टर्म में आ गई। बिहार बच्चे पैदा करने में हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं। बिल्कुल, चाइना को पीछे छोड़ दिया हो गया। लेकिन दुनिया, आप पर कैपिटा इनकम कितना है? हम सरकारी मुद्दे पे नहीं जाना चाहेंगे। हमने साफ बोला ना कि हम स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, हमें सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्या लगता है कि हम पैसा लगा के दिन भर देखते रहते हैं कि किसकी सरकार आई, किसकी सरकार गई? कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार आई, किसकी सरकार गई। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार आती है, क्योंकि देखिए चुनाव चल रहे हैं तो घूम फिर के कहीं ना कहीं सरकार की बात आएगी। तो अगर मोदी सरकार आती है तो अडानी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, ऊंचे चले जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपको आपके डाटा को क्लियर कर दूं। अडानी को लाने वाले मोदी जी नहीं थे। मुंद्रा पोर्ट राजीव गांधी के जमाने में दिया गया। ये काफी सही जानकारी दी है आपने। मुंद्रा पोर्ट जो कि सबसे, और उनका बुक्स बढ़ रहा है, उनका ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, उनका गैस का बिजनेस बढ़ रहा है, पावर का बिजनेस बढ़ रहा है, इंटरप्राइज का बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा। मोदी सरकार आए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक एजेंडा है। देश, हमें खुश होना चाहिए कि दुनिया का एक व्यापारी, हम कभी भी तो नंबर 1 पे आए।
हम क्रैब नेचर के लोग हैं। अगर कोई हमारे समाज का बढ़ता है ना तो पैर खींचते हैं। हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, अभी भी दुनिया में नंबर 1 पे अरबपति हमारे देश का नहीं है। क्यों? कुछ तो रणनीति में गड़बड़ है ना, क्योंकि हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं। अरे अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाओ, रोजगार तो मिल रहा है ना, आप में रोजगार देने की क्षमता है तो आप बढ़िए। वो पैसा व्यापारी पैसा खुद नहीं खाता, सरकार को टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों का घर चलता है, सब कुछ चलता है, इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमी को चलाने की बात कीजिए, ये राजनीति वाली बातें मुझे समझ में नहीं आती है। नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है ना, लेकिन आप फिर मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। जी जी। व्यापार का चैप्टर और राजनीति का चैप्टर दोनों अलग है जी। तो क्या शेयर मार्केट, कोई आम इंसान भी पैसा कमा सकता है इससे? बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, आजकल बहुत दिलचस्पी बढ़ रही है लोगों की शेयर मार्केट। फ़ोन तो आ ही गया, आपने खुद ही बताया, ऐप से मतलब फटाफट तुरंत लोग तो लगता है कि 2 रुपये लगाएंगे और 2 करोड़ कमा लेंगे। पहला आंसर हाँ, 100% संभव है। लेकिन क्या आपके पास एंट्री और एग्जिट का फॉर्मूला पता है? क्या आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट कब बाय करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कब सेल करना चाहिए? अगर एक दुकान भी खोलते हैं ना तो 3 साल उस दुकान को जमने में लगता है। अगर एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं तो 3 साल इंतजार करते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस फिर हेरा फेरी फिल्म में ना लोग 21 दिन में डबल करने की बात करते थे, यहाँ पे लोग थर्सडे को 21 मिनट में डबल करने की बात करते हैं। हमारा माइंडसेट उल्टा दिया गया कि तो आप आइए, और उल्टा देने में सबसे बड़ा हाथ एजुकेटर्स का है। सही एजुकेशन नहीं है। आप भारत देश में एक सिलेबस बताइए जो स्टॉक मार्केट में पूरे यूनिवर्सिटी को मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो IIM हो, कहीं भी ये सिलेबस नहीं है कि हाउ टू मेक मनी इनटू स्टॉक मार्केट। इतना बड़ा सब्जेक्ट होने के बावजूद एक सिलेबस नहीं है हमारे पास। और आप बात करते हैं लोग क्यों गवा रहे हैं? राइट एजुकेशन नहीं है। जो एजुकेशन देने वाले उन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, और जो मतलब सही लोग तक सही लोगों की पहुंच नहीं है। बस सिर्फ बैंक अकाउंट खुलाने से आप अरबपति बन जाएंगे, सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलाने से हमें लगता है कि साला मैं तो साहब। कई तरह के इंस्टाग्राम पर वीडियोस हैं कि 500 रुपये लगाइए और करोड़पति बन जाइए। इतने वीडियोस, रील्स वगैरह छाए हुए हैं, तो इसको लेकर क्या राय है? इंस्टाग्राम पे तो लाल लीला का भी 5 मिलियन व्यू है, क्यों नहीं फॉलो करते आप? दिक्कत यह है कि मार्केट में बहुत कुछ है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्या चाहिए आपको पिक करना पड़ेगा। आप अपना प्रोडक्ट को पिक करेंगे ना, नो वन इज गोइंग टू असिस्ट यू। हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं ना, चैनल भी बहुत तरह के हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? आप उस चैनल को खोलेंगे ना, या कोई भी सामने आ गया बस कोई इधर ले चले इधर ले चले। नहीं, इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो लोग, जैसा कहा जाता है। देखिए, किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का बैंक बैलेंस बोलता है, हाउ मच टैक्स दे हैव पेड टू द गवर्नमेंट, सिंपल। और इन्फ्लुएंसर्स की बात, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, कोई एडवाइजर नहीं हूँ। दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम स्पॉन्सरशिप लिंक्स। आपको जानना है कि आप कितने सच्चाई में जी रहे हैं। लोग कहते हैं आप दुबई क्यों रहते हैं? मैं कहता हूँ, मैं अगर इंडिया में 1.5 रुपया कमाऊँ और दुबई में अगर 90 पैसा कमाऊँ तो बराबर है। क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ टैक्सेशन नहीं है, हम टैक्स नहीं दे, टैक्स का पैसा बचता है। तो मल्टीपल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। अब शेयर मार्केट के नाम पर, जैसे कि अब ये पॉडकास्ट ही शेयर मार्केट पर है, तो शेयर मार्केट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे हमने बात भी की, ऐप्स भी हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत वीडियोस हैं, बहुत रील्स हैं, बहुत स्पॉन्सरशिप्स हैं। तो इसमें कई लोगों ने अपने ट्रेनिंग फर्म्स भी शुरू कर दिए। कोई लोग ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं 1 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, जबकि इस लालच में जो देखा जा रहा है, आपने भी ऐसा ही कहा कि लोग उनके पास करोड़ों तो नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन जो है वो भी गंवा दे रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप ट्रेनिंग की बात करें, मैं भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मेरा बहुत सारा ट्रेनिंग वीडियो आपको देखता होगा, बड़े बड़े सेमिनार्स में भी वहाँ जाके मैं एज ए स्पीकर बोलता भी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले पैसा लगाने से पहले आप एंट्री और एग्जिट ढूंढिए। किसी प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट कैसे करें, बाय कैसे करें, सेल कैसे करें। बाय सेल करना आता नहीं, हम कभी टीचर नहीं ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं हमें। देखिए, दुनिया के हर फील्ड में हमारे अंदर पैसेंस है।
स्टॉक मार्केट दुनिया का एक ऐसा फील्ड है जहां हमारे अंदर पैसेंस बिल्कुल नहीं है। हम पेशेंट बने हुए हैं और हम सोचते हैं कि रातों रात कैसे पैसा हमारा डबल हो जाए, और तब जाके हम फंसते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि हमें फंसा दे। आपको सही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मैं बहुत सालों से IIM के लिए लेक्चर देता हूं, बहुत सालों से मैंने लेक्चर दिया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मैं SNDTs के लिए लेक्चर देता हूं, चेतना के लिए लेक्चर देता हूं। तो हम अगर लेक्चर देते हैं तो ऑथेंटिसिटी की बात होती है, पैसे कहीं नहीं बनते हैं। सबसे पहले आप 10,000 रुपया लगाइए, 10,000 रुपया में आप देखिए क्या 300 रुपया आप कमा पा रहे हैं। लोगों को लगता है ज़्यादा पैसा लगाने ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कम पैसा लगा के पहले उस बिजनेस मॉडल पे अपना हाथ पक्का कर लीजिए, तब जाके पैसे लगाइए। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी, तो जैसे कि आपने बताया आप एक गरीब परिवार से आए हैं, आपने अपना स्ट्रगल भी बताया कि कैसे आपकी माँ काम करती थी और घर में क्या हालात थे, आपने सारी चीज़ें बताई। आप खुद एक गरीब परिवार से हैं, हम भी गरीबों को ही उठाने की बात करते हैं। तो ये वीडियो देखकर जो हमारी बातचीत हो रही है, इसे कैसे समझें कि रवि आर कुमार 1000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं? देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। नोट कभी हल्ला नहीं मचाता, और जहां मेरा कारोबार है ना वहां लोगों को पता है, जहां कारोबार है आपका वहां लोगों को पता है कि आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है। एक दिन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं रवि वाई यू ट्रेवल विद चार्टर, वाई यू ट्रेवल विद फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लिटिल लिटिल लेने के लिए तो ट्रेवल करते नहीं होंगे? उस 4 घंटे मैं अपने दिमाग को क्या प्रोडक्टिविटी दे पा रहा हूँ। गरीब परिवार, देखिए जो आप गरीब परिवार की बात की है ना, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ 99% लोगों की वही स्थिति है। इनफैक्ट मेरी स्थिति सबसे अच्छी थी। 99% लोगों की स्थिति वो है कि उनको सही से भोजन नहीं मिलता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। गरीब परिवार कभी करोड़ों की गाड़ी में नहीं चलता। तो आप जो बात करें ऑथेंटिसिटी, मैं भारत सरकार में प्लैटिनम टैक्स पेयर हूँ। प्लैटिनम टैक्स पेयर वो होते हैं जो करोड़ों में टैक्स पे करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी वहीं से बिल्डअप होती है। कोई भी इंसान कितना कमाता है इससे नहीं है। और मैं तो इंडिया भी शिफ्ट हुआ हूँ, प्लस मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ। नो द पल्स मेरी पहले में पार्टनरशिप पे था, अभी 100% शेयर मेरे पास है। तो मैंने अपने पार्टनर से पूरा शेयर खरीदा। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका कारोबार है और मैंने अच्छा खासा डोनेशन ग्लोबल लेवल पे किया है। तो आपके माता पिता के बारे में भी कुछ बताइए जी। हल्के फुल्के सवाल भी होना जरूरी है ना। पिताजी किसान है, किसान, वो 2 एकड़ वाले, वो कोई 200-400 बीघा खेत नहीं है। और माता जी आंगनबाड़ी में। और तो आप कुछ बदलाव नहीं आया है आपके? हाँ बदलाव है ना। पहले आते थे पटना से दिल्ली जनसाधारण से, अभी आते हैं बिजनेस क्लास से और विस्तारा से। ये बदलाव है ना। तो वहाँ ही रहना पसंद करते हैं, इधर नहीं? देखिए मछली को आप पानी से बाहर कैसे निकाल देंगे? कुछ देर के लिए आप पॉट में ला के रख देंगे। मैं कुछ देर के लिए उनको गुड़गांव बुलाता हूँ, आइए दुबई घूमने चलिए, लेकिन कुछ देर के लिए, टेम्पररी, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, वापस वो तालाब में ही खुश हैं। वो वही कहते होंगे हमारे यहाँ मन नहीं लगता। उनका वही रहता होगा, अरे हमें वही चाहिए, हमारा अपनापन, हमारे अपने लोग, हमारे आसपास का माहौल। तो किसके ज्यादा करीब हैं आप, माँ के या पिताजी के? और डांट? देखिए मैं तो करीब की बात है कि हम किसी दूरी नहीं है। माता पिता गुरु सेवा कितना तीर्थ कर्म क्यों न क्यों, अगर मेरे मन क्रम वचन में अगर कभी मैं उनको दुख भी पहुंचाता हूँ तो अपने आप से माफी मांग लेता हूँ। नहीं, फिर भी एक कहा जाता है ना कि बेटे माँ के ज्यादा करीब होते हैं, बेटियां पिता के ज्यादा करीब होती हैं। तो किससे ज्यादा डर, किससे? चलिए ठीक है, करीब नहीं, देखिए अब डर वाली बात नहीं रही, क्योंकि अब वो मेरे मामले में हस्तक्षेप करते नहीं है। बचपन में माँ के ज्यादा करीब थे हम जी। और फिर पिता, क्योंकि नेचुरल सा स्वभाव होता है। घर में छोटे थे जी, तो कुछ भी होता है तो। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 थे, अब 2 रह गए। हम एक भाई को गवा दिए और खैर दैट वाज अ स्टोरी। अब हम 2 भाई हैं। हमारे एक बड़े भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ही लिव्स इन गुरुग्राम, और दूसरा मैं। तो डांट, पिताजी की डांट वाट कभी पड़ी? डांट नहीं, वो तो सीधे वो अच्छा, डंडा, डांट वाली बात ही नहीं थी। वो कोई बीच में कंप्रोमाइज का माहौल ही नहीं था। तो अच्छा, आदमी गरीब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले कहाँ पे? बच्चों पे निकालते थे। भाग सके तो भाग लो, तो पकड़े गए। तो वो वाली बातें थी। तो कितनी बार भागना पड़ा? वो तो याद ही नहीं, वो तो हर दिन का लगभग ये माहौल था।
लगभग कितने किलोमीटर तक भागना नहीं होता नहीं, था? किलोमीटर का, इस दरवाजे से निकलो उस दरवाजे से घुस जाओ, बच्चा कहाँ भाग के जाएगा। सही बात है। तो कैसे बीता आपका बचपन, थोड़ी कुछ यादें, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके कोई ऐसा दोस्त रहा हो बचपन का जिससे आज भी आप टच में हो? देखिए ऑनेस्टली हमने पहला लाइन बोला, मैं चिटार्थी हूँ। 10th का एग्जाम मैं सिर्फ एग्जाम के दिन स्कूल गया। 12th फेल वाली मूवी मुझे आपने याद नहीं दिला नहीं दी। नहीं, सच्चाई में बता रहा हूँ, और ये मैं सब जगह बोला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि ये बिहार में 2004 के वक्त क्या चलता था, 5 के वक्त क्या चलता था, 3 के वक्त क्या चलता, पूछिए कि लोग इसी तरह से एग्जाम पास किया करते थे कि चीट जाता था। 3 लोग गए, 4 लोग चीट बनाने गए, तो दोस्त बन नहीं पाया। और जब दोस्ती बनाने का वक्त आया तो मैं अफगानिस्तान में समय बिता दिया, और जब उसके बाद दोस्त बनाने का समय आया तो मैं ग्लोबली घूमने में समय व्यतीत कर दिया। तो दोस्त बन नहीं पाए, मेरे क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। लेकिन कहीं उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो ये भी एक बात कह सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स मेरे पास नहीं है। तो ये कोई ऐसी याद, कोई ऐसा नहीं, लम्हा ऐसा नहीं है? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं। कारण ये है कि फुटबॉल लोग खेलते थे, पैसे नहीं होते थे, तो किसने फुटबॉल साथ में खेलने नहीं दिया। और समय नहीं, मतलब वो समय ही याद नहीं है ना, वो तो कष्ट का माहौल चला, वो सब कुछ पार हो गया। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये हमारे तरह 90% बिहार में बच्चों की कहानी है। 90% में बिहार में बच्चों की कहानी है। खासकर हम लोग जो रहते हैं साउथ बिहार में, 90% बच्चों की यही कहानी है। सूखाग्रस्त इलाका है, एक गरीब आदमी खिलाए कहाँ से, स्पोर्ट्स क्या होता है पता नहीं, क्रिकेट क्या होता है पता नहीं। तो एक जैसे ना आपने फर्श से अर्श तक का सफर अब पूरा कर लिया है, तो कोई सॉरी शायद नहीं, मैं सही नहीं आप सही है, सही हाँ, है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फिर भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो हम उस लम्हे को बार बार जीना चाहते हैं, दोबारा वही चीज़ हम करना चाहते हैं। एक कसक रहता है कि यार वो अच्छा था, आज बहुत कुछ है लेकिन वो चीज़ थी जो मिसिंग है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है आज भी? मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। मैं जीवन एक ही शर्तों पे जीता हूँ, चेहरे पे हमेशा बदमाशों वाली मुस्कान होनी चाहिए। कोई भी जीवन में कार्य करने से अगर मेरे चेहरे की मुस्कान चली जाए तो मैं वो कार्य नहीं करता हूँ। और कसक तो बहुत कुछ था, बहुत सारे कसक हमने पूरे भी किए। और जो आप फर्स्ट से अर्श तक की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि अभी मैंने शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि मैं मानता हूँ दुनिया में हर एक का बाप बैठा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप 1 करोड़ कमाए तो 100 करोड़ वाले हजारों हैं। अगर आपको लगता है 10,000 करोड़ कमा ली तो 1 लाख करोड़ वाले हजारों भरे पड़े हैं। तो अभी तो शुरू भी नहीं किया हमने अपना सफ़र। सच्चाई से देखा जाए तो सफ़र तो अभी शुरू करना है। अभी तो विदेशों के मार्केट में हमने झंडा गाड़ा है, भारतीय मार्केट में भी झंडा गाड़ना भी बाकी है। बिल्कुल। तो आपने स्कूलिंग, जैसे आपने बताया आप गांव में मध्य विद्यालय नोनी, हाँ, तो मतलब वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई में ऐसा कोई खास पढ़ाई इंटरेस्ट नहीं था, कोई खास सब्जेक्ट जो वो टैलेंट का वो पैमाना ही नहीं था ना कि कैसे नापा जाए। क्योंकि एग्जाम पास हो ही जाते तो टैलेंट नापे कौन। तो कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें खास रुचि रही हो? देखिए जी, हमने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री, फॉर्मूला पूरा रट गए। A+B का होल स्क्वायर पढ़ा तो पूरा फॉर्मूला रटे, समझ में नहीं आया कभी। मतलब रटंत विद्या वाली, रटंत विद्या वाला तो सिर्फ, लेकिन बाद में उसकी जरूरत वैसे पड़ी नहीं है हमें जी। तो मतलब पढ़ाई सिर्फ ऐसे ही करिए कि यहाँ पढ़ना है, उसमें पढ़ना नहीं है, मतलब सिर्फ पास हो जाना है, पास हो जाना है बस जी। पढ़ाई से कोई खास दिलचस्पी कि अगर नहीं पढ़ोगे तो, हम लोग सिर्फ पढ़ते थे शादी के डर से कि नहीं पढ़ोगे तो शादी नहीं होगी। ये बिहार में है। जिस समाज में बच्चों को पढ़ाया जाता है दहेज के लिए, उस समाज के उत्थान की क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे समाज में बच्चों को दहेज के लिए पढ़ाया जाता है कि बच्चा पढ़ेगा और दहेज लेगा। जब तक हम दहेज उन्मूलन की बात कर रहे हैं, और शुरुआत हम ही करते हैं। हमने शुरुआत का, लोग कहे कि पागल हो गया है। चलिए अब आगे हमारी बातचीत तो कंटिन्यू रहेगी, बहुत कुछ जानना है अभी आपसे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हैं, कुछ आपसे सवाल जानना चाहते हैं, कुछ सवाल उनके भी हैं। तो प्रकाश जी हमारे सहयोगी हैं, आपसे कुछ सवाल चाहें। प्रकाश जी। रवि भाई, एक चीज़ बताइए कि आप 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझनी है आपसे। एक चीज़ आप ये बताइए कि आप अगले 5 साल 10 साल में इंडियन इकॉनमी को कहाँ देखते हैं। दूसरा ये कि जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में जब हम हर साल फोर्ब्स लिस्ट देता है अरबपतियों की, वो ऊपर से जब हम देखना शुरू करते हैं तो पूरा की पूरी लिस्ट अमरीकियों की होती है। टॉप 10 तो अमरीकी हैं, उसके बाद से 2 हमारे वाले भी हैं, इंडिया से अंबानी जी और अडानी जी। भारत में जो आप देखते हैं, वो देख ही रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों का जो है, तो भारत में अंबानी अडानी जैसे कितने अरबपति चाहिए
तो हम अमेरिका बनेंगे। अमेरिका क्या केवल अमेरिका इस वजह से है कि उसके पास अरबपतियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता एलन मस्क के खिलाफ या और भी जो अरबपति हैं जुकरबर्ग के खिलाफ या और भी लोग हैं। तो भारत की मेंटेलिटी जो है, जो उस मिजाज के हम कब होंगे जब हमें लगेगा कि इस देश को बहुत सारे अडानी और अंबानी की ज़रूरत है, कोई भी देश ऐसे सुपर पावर नहीं होता है। आप ये बताइए तो फिर मैं एक और चीज़ पूछूंगा। मुझे पता नहीं कि इस प्रश्न का जवाब देने से किनको प्रॉब्लम होगा, किनको। सबसे पहला है कि वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर नॉट ओनली इन द प्रोडक्ट कंज्यूमर। अगर आप अपना लैपटॉप भी खोलते हैं, गूगल इज़ फ्रॉम अमेरिका, फेसबुक इज़ फ्रॉम अमेरिका, ट्विटर इज़ फ्रॉम अमेरिका। आप अपना समय ही अमेरिका को दे रहे हैं पूरी तरह से। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में की गिनतियों में नहीं आते हैं। दूसरी बात, इसलिए हम लोग अभी बहुत रेस में पीछे हैं। कारण ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ना होने की वजह से FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं आते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में हो चाहे रियल मार्केट में हो। आप खुद बताइए कितनी नई कंपनी हमारे पास आई। और तीसरी बात, अगर फॉरेन कंपनी नहीं आएगी, लोग तो बिहार में भी घूम रहे हैं लेकिन वहाँ पे फॉरेन फंडिंग नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है तब। और चौथी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जिस देश में आज भी GST वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे लिए जाते हो, उस देश को आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल नहीं है। हम आज दुबई में कारोबार करते हैं, सुबह जाएंगे शाम तक कंपनी, मेरा सेटअप A to Z चीज सेटअप सब कुछ ऑनलाइन है। अगर घूस भी देना है तो एक्स्ट्रा पैसे हमने दिए, हमारा काम हो गया। यहाँ तो टेबल में बिना पैसे बढ़ाए लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका कोई प्लान नहीं कि आप इंडिया में बड़ा बिजनेस करें। मैंने कहा मेरा प्लान है, हमारे से हजारों लोगों का प्लान है, लेकिन हम अपने बिजनेस से नहीं उतना डरते हैं जितना हम गवर्नमेंट से डरते हैं। नॉन कंप्लायंसेस का कॉस्ट कंप्लायंसेस का कॉस्ट से ज़्यादा है, ये इंडिया की रियलिटी है। व्यापारी कंप्लायंसेस भर भर के परेशान है। आप इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए। स्टार्टअप्स आपने लाया कि स्टार्टअप्स को हम देंगे, रिबेट देंगे, उसमें भी इतने लफड़े हैं कि एक आदमी तो झेल ही नहीं पाता इसको। तो जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब तक, और आप बड़े व्यापारियों को आने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बड़े व्यापारियों को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटे छोटे व्यापारियों को स्टेबल करने की जरूरत है। पैसा कभी भी क्लास से नहीं बनता, वो एक आदमी तक जाएगा। पैसा हमेशा बनता है मास तक। मास के लिए हम क्या कर रहे हैं, मास के प्रोडक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, उस मास के लिए हमारी क्या रणनीति है, ये जरूरी है। तो हम मास के लेवल पे जाके काम करेंगे, ना कि क्लास के लेवल पे। ना, मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे बहुत सारे अरबपति अमेरिका में, ऐसे कितने अरबपति भारत में होने चाहिए? और ये जो ट्रेडिशन चल गया है, या 70s के दौर से वो जो वामपंथी विचारधारा के लोग होते थे कि कारखाने बंद करो, मजदूरों में बांट दो, लाल झंडा गाड़ दो, ये जगह हमारा हो गया, बिहार में खूब होता था, ये सब आपको भी पता है। तो एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि अमेरिका ऐसे तो अमेरिका नहीं है। अमेरिका उनके उद्योगपतियों और अरबपतियों से अमेरिका मिलकर बनता है। तो हर वर्ग आता है साथ, तो कोई देश मजबूत या सशक्त बनता है। भारत को क्या आप उस रास्ते पर चलता देख रहे हैं, या फिर भारत फिर इन चीज़ों में फंस के रह जाएगा कि वही जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ तो गाली देने की प्रथा है कि जी जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचो। तो क्या जो उद्योगपति हैं हमारे यहाँ भी, जो लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जो स्टार्टअप्स कुछ बड़े हो रहे हैं, क्या उनके अंदर ये डर हो जाएगा कि भाई कल को हम बड़े हो जाएंगे तो जो हालत अंबानी अडानी की है कल को हमारे साथ भी होगा? देखिए, आपकी बात, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने पहला क्वेश्चन पूछा कितने लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ कैपिटल बाइज मत कीजिए, आप लोगों को इनकरेज कीजिए टू स्टार्ट बिजनेस। अगर एक छोटा तबका का भी आदमी अगर सही से व्यापार करेगा, सही से चीज़ों को वाइट में लाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी छोटा नहीं है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है। आज भी हवाला इंडस्ट्री जिंदा है। क्यों जिंदा है? आपने कुछ ऐसा पॉलिसी बना रखा है जो कि बैक डोर से काम करना पड़ता है लोगों को। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्री जिंदा है। आप आज भी सदर बाजार में टैक्स चोरी क्यों होता है? आज भी क्योंकि आपके पास पॉलिसी अच्छा नहीं है। आप पॉलिसी बनाइए ना, टैक्सेशन का रेट कम कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, जो कमाने वाला, जो अंडा देने वाली मुर्गी उसका गला घोट दे रहे हैं, जो ज़्यादा कमा रहा है उसी के ऊपर सारा लोड डाल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक आप 7 लाख रुपए कमाओ, कोई टैक्स नहीं, और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं 30% टैक्स, 3 करोड़ से ऊपर कमाते हैं तो 42.74% इनकम टैक्स। आप मानते हैं कि अमेरिका टैक्स लेती है तो आपको सोशल सिक्योरिटी देती है, आपके यहाँ की शिक्षा सुविधाएं, शिक्षा अच्छा है,
आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। यहाँ पे तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत है आप जाके देख लीजिए। तो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लाने के बजाय हम ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि अब हमारे पास, अच्छा मैं मान लीजिए मुझे आज आप कहिए कि रवि भाई एक फिजिकल बिजनेस आप लगाओ, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, डू यू हैव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्कीम कि मैं इन्वेस्टमेंट को मेरा प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे? विश्वास कीजिए आज आप मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे और आज आप ही मेरी पैरों को खींचेंगे। हमारा ही प्रोडक्ट बाहर में जाके चल रहा है, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप एक प्लांट लगाते हैं, इतने कंप्लायंसेस, मैंने कहा चलो इतने कंप्लायंसेस अच्छा है, इंपोर्ट कर लो और बेच दो माल। तो ये आप अडानी अंबानी या नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात मत कीजिए, हम जन जन तक पहुंचाएं कि कैसे अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें। और आज आज हमारी कोई भी एक सिंगल कंपनी वर्ल्ड लेवल पे कम्पिटिट क्यों नहीं कर पा रही है? चाहे फिजिकल मोड में आप जितने, आज आईटी का ज़माना है, कोई भी एक अच्छे कैमराज, अच्छे मोबाइल फ़ोन्स, अच्छे लैपटॉप, सब अमेरिका का, अच्छे डिवाइसेस। आप बात करते हैं वेबसाइट, सारी ग्लोबल वेबसाइट, फेसबुक यहाँ से पैसा ले जा रही है, गूगल यहाँ से पैसा ले जा रही है, यूट्यूब यहाँ से पैसा, सब हमारे पैसा को लेके जा रही है। क्यों लेके जा रही है? वो उनको पता है कि आपस में लड़ेंगे, घर फूटे गवार लूटे। हमारा घर फूट रहा है, लोग लूट रहे हैं। अच्छा, हम दुनिया में सबसे बड़े आईटी सर्विस प्रोवाइडर तो है ना, कि नहीं है? हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। दुनिया में कौन से आईटी सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं? 2 टीसीएस इन्फोसिस के अलावा आपके पास कौन सी आईटी कंपनी है सर? नहीं, बाकी के भी जो अलग अलग कंपनीज हैं, यूएस वगैरह की भी बात की जाए, हम लोग वी आर द लार्जेस्ट लेबर सप्लायर इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट मैन पावर सप्लायर इन द वर्ल्ड। हम मजदूर के नाम से जाने जाते हैं। सीईओ, हाँ सीईओ भी बनते हैं, सीईओ गिने चुने 10, मजदूर कितने? आज भी हमें टीसीएन कह के बुलाया जाता है, थर्ड कंट्री नेशनलिटीज। क्या इज्जत है बाहर में? अगर आपका एक ओहदा नहीं तो आपको इज्जत नहीं मिलता है। किस कंपनी की बात करें? डेटा की बात हम करेंगे ना। और आपकी इकोनॉमी छोटी है, कंपनी की सर्विसेज टीसीएस और इन्फोसिस हम मानते हैं। आज वही हम BMW लेना चाहते हैं, मेड इन इंडिया कार हम लेना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं? हमें पता है कि हम प्रोडक्ट को ही सस्ता बना के बेचते हैं। हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हम घड़ी पहनना चाहेंगे रोलेक्स का, पटेक फिलिप का, कपड़ा पहनना चाहेंगे आराम से मैरिनो इटालियन कपड़ा, बाइकुना। हम क्यों नहीं बाइकुना बना सकते हैं? 7 लाख रुपए मीटर का कपड़ा हम क्यों नहीं बना सकते हैं? एक लास्ट चीज़ जो थोड़ी मतलब बहुत लोगों के मन में आता रहता है, मुझे एक चीज़ बताइए। एक कंपनी है ब्लैक रॉक, इसके अलावा भी एक कंपनी है, नाम भूल रहा हूँ मैं। ये इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग। हमारे यहाँ भी की जो अंबानी अडानीज की कंपनीज हैं उनमें भी 4-4, 10-10% शेयर है, एप्पल में शेयर है। तो ये कौन लोग हैं? इसके पीछे कौन मालिक है, क्या है, कुछ पता नहीं लगता। और अरबों की संपत्ति है इनके पास, ये पता ही नहीं लगता कि पैसा किसका है। क्या ऐसा भी है कि दुनिया में ऐसे भी अरबपति हैं जो किसी फोर्ब लिस्ट में नहीं आते, कहीं नहीं आते? ये ब्लैक रॉक क्या कहानी है, कुछ समझाएंगे क्या आप? देखिए, मैं स्पेसिफिक कंपनी पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि कंपनी का वर्किंग अलग होता है। आप फंडिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसको शेयर मार्केट से जोड़ते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में हैं, अगर एक कंपनी आपने बनाई, इसमें हमने 1% का शेयर लिया, हिस्सेदारी लिया, हमें लगता है ये कंपनी बढ़ेगी तो उसमें हमने हिस्सेदारी लिया। हम उस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो को हमने बिल्कुल नहीं सर्च किया, तो इसलिए हम उसका टिक्का टिप्पणी करने के लायक नहीं है। और जिसका हम जानते नहीं उसका हम कोई कमेंट दे नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं ग्लोबल लेवल पे जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं और फ्रंट फेस नहीं है, फ्रंट फेस किसी और को बना के लीड कर रहे हैं। गूगल के ओनर अभी लोग सुंदर पिचाई इज द CEO ऑफ गूगल। हम लोग कंपनी खोलते हैं, पहला CEO खुद बनना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स बैठ के बिल नहीं फाड़ते हैं, हम अपनी कंपनी में बैठ के बिल फाड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी हैं लेकिन वो फ्रंट फेसेस नहीं है। एक और हमारे सहयोगी हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अभिषेक जी के कुछ सवाल हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जो न्यूज़ है वो कुछ आपने डायलॉग दिया था कि न्यूज़ से अगला या पगला लोग देखते हैं। मेरा मानना ये है कि न्यूज़ से मैंने वो बोला
मैंने न्यूज़ इज़ फॉर पी फॉर पगला, पी फॉर प्रोफेशनल। क्योंकि पब्लिक जो है ना भीड़ चाल चल रही है कि अगर न्यूज़ आएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसे बाजार नहीं चलता है। सर इंडियन जो मार्केट है वो ज़्यादातर हम विदेशों का ट्रेड देखकर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। हमारा दिन कैसा रहेगा इसकी शुरुआत बहुत से लोग दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। आपने देखा कि एक न्यूज़ आई थी और एक बहुत छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी बन गई। अडानी को लेकर वो न्यूज़ आई थी कि इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस वो बेहतर नहीं है। उसके बाद कितना लॉस हुआ लोगों को, 4000 वाला शेयर सर 600 पे आ गया, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने गवा दिए। और क्योंकि वो जो पैसा है वो अडानी का तो गया, आम लोगों का भी गया, शायद हमारे जैसे बहुत से लोगों का पैसा गया होगा। एस बैंक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें लोगों ने 400 350 पे शेयर खरीदा और शेयर 12 से 10 रुपए पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कहानी है, और क्या ऐसे टाइम पर एग्जिट लेना चाहिए शेयर मार्केट में या नहीं लेना चाहिए? चूँकि नरेंद्र मोदी मुझे याद है कि देश के पहले लीडर हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के भीतर ये कहा कि सरकारी शेयर भागेंगे। मुझे नहीं याद है कि पीवी नरसिम्हा राव ने कहा होगा, इंदिरा गांधी जी ने कहा होगा, एसडी देवगौड़ा जी ने कहा होगा, या फिर पंडित नेहरू ने कहा होगा, या अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा होगा, या खुद बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा होगा। तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के भीतर ये खड़े होकर जब कहते हैं कि मुझे लगता है कि सरकारी जो शेयर हैं उनको पहले कोई पूछता नहीं था लेकिन आने वाले वक्त में आपको लगेगा उनकी वैल्यू क्या है, तो मैंने देखा कि हिंडाल्को बड़ा अच्छा भाग रहा है। और हिंडाल्को अभी 1 महीने पहले 533 पे था, अभी 600 पार कर गया है। तो क्या लॉजिक है जो आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट का जो मैकेनिज़्म है वो काम नहीं कर रहा है? अब हम जैसे छोटे निवेशकों को लगता है कि गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म अंदर काम कर रहा है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं आपको सुन के चूँकि कन्फ्यूज़ हो गया। आप कह रहे हैं कि अब मोदी गवर्नमेंट आएगी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर बहुत से लोगों ने अडानी टोटल गैस को इसीलिए ख़रीद रखा है। हमारे पास भी अडानी टोटल के बहुत से शेयर हैं, 1000 से ज़्यादा शेयर तो हमारे पास होंगे। हमने इसी आधार पर ख़रीदा है कि सरकार आएगी, और ये बात सही है कि अडानी के लिए बहुत कुछ मोदी सरकार ने किया है, तो हमें तो अपना फ़ायदा देखना है, दोस्ती नहीं देखनी किसी की, एक निवेशक के तौर पे। आप कह रहे हैं कि सरकार आए ना आए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर तो सर मैं कंफ्यूज हो गया। तो अभी एग्जिट ले लेना चाहिए आपके मुताबिक? मुझे मैं बताता हूँ आपको। आपने एक प्रश्न किया कि अडानी में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया 24 जनवरी 2023 को, मैं उस दिन लंदन में था मुझे याद है, और अडानी का शेयर नीचे गया। प्रोफेशनल्स बाय राइट सिट नहीं करते हैं। प्रोफेशनल शॉर्ट सेलिंग करके बाय से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग कितने लोगों को आता है? आप भी शॉर्ट सेलिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गिरते हुए मार्केट में प्रोफेशनल्स ज़्यादा कमाते हैं स्टॉक को बेच के। हम अब शॉर्ट सेलिंग है क्या, समझाता हूँ मैं एक लाइन में। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, और अभिषेक जी मैं इसका दुकानदार हूँ, आप आइए मेरे पास कि मुझे 100 पीस मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरे पास 1 पीस है, मैं बगल वाले दुकान से लेके पहले आपको दे दूंगा। बिना पैसे का मैंने बिजनेस कर लिया। आप ट्रेड जो कर रहे हैं, इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टमेंट में तो आपको व्यू भी रखना पड़ेगा ना। अडानी पावर गिरा, फिर अडानी पावर 500 का हो गया, 600 का हो गया। आप ये भी तो देखिए, मार्केट उन्हीं को देती है जो मार्केट की इज्जत करते हैं, जिनके अंदर पैसेंस है। और बाजार अगर सुबह के बाद रात हुआ, रात के बाद सुबह हुआ, आप बात करते हैं पीएसयू की बात। आप कभी जानते हैं कि जितने भी ये आज लोग हमें समझाते हैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, आप उस देश की बात कर रहे हैं जहां पे इंश्योरेंस भी बेचा जाता है कि 15 वर्ष बाद आपको इतना मिलेगा। ये नहीं बेचा जाता कि आपको इतना प्रोटेक्शन मिलेगा। इस तरह से LIC का पॉलिसी बेचा जाता है, और LIC अपने सारे पैसे कहाँ डालती है? LIC 16% स्टेक खरीद रखी है कहाँ पे? ITC में। LIC 10% स्टेक खरीद रखी है इन्फोसिस में। LIC 8% स्टेक खरीद रखी है ICICI में। LIC ने अपना स्टेक यस बैंक में क्यों नहीं खरीदा? LIC ने अपना स्टेक आइडिया में क्यों नहीं खरीदा? LIC ने अपना स्टेक TTML में क्यों नहीं खरीदा? LIC ने अपना स्टेक MTNL में क्यों नहीं खरीदा? LIC ने अपना स्टेक, आप बात कर रहे हैं मोदी जी के कहने से मार्केट ऊपर जाए तो मैं बताता हूँ देश का कल्याण हो जाएगा। हर दिन सुबह में आए और एक बोले भाइयों ये शेयर खरीद लो ऊपर जाएगा, देश में बैठे बैठे लोग अरबपति बन जाएंगे। राजनीति से व्यापार नहीं चलता है। और मैं अभी भी एक लाइन बोला कि हमारे देश की इकोनॉमी 304 ट्रिलियन की, और सिर्फ इक्विटी मार्केट 109 ट्रिलियन का, और फॉरेक्स मार्केट 2409 ट्रिलियन का। तो कनगोजर के एक पैर के हिलने से पूरा कनगोजर थोड़ी मर जाएगा। ये हमारी सोच का नतीजा है, मार्केट की सही पकड़ नहीं है। अगर मैं फंडामेंटल्स बात करूं, मे बी मोदी गवर्नमेंट विल कम, मे बी मार्केट विल गो अप एंड डाउन, वो कहानी होगा। कहानी से पेट नहीं भरता है। तो हम लोग को दिन भर हार्ट बीट ऊपर नीचे होता रहना चाहिए। और जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मार्केट में डालते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर,
उनको तो हार्ट अटैक करके मर जाना चाहिए। सर इसमें सिर्फ 2 सवाल है, एक तो आपको मैं काउंटर कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे सही करिए। जब 3 राज्यों के चुनाव आए, अडानी के शेयर की हालत एकदम ख़राब थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी का शेयर एकदम लगभग मरने के कगार पे था। जिस आप अडानी पावर की बात कर रहे हैं, अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, अडानी टोटल गैस की बात कर रहे हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और उस वक्त अडानी के कई प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। जैसे झारखंड के गोड्डा में अडानी का 16,000 आई थिंक कुछ बड़ा 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए था। वो शुरू होने वाला था और नरेंद्र मोदी को उसका इनॉग्रेशन करना था, लेकिन वो इसी चक्कर में नहीं गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण ही। तो जब 3 राज्यों के नतीजे आए और जब बीजेपी ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की, उसके दूसरे दिन ही, मतलब एग्जिट पोल के दूसरे दिन ही बाद, नतीजों के एग्जिट पोल के बाद तो मार्केट धराशायी था, लेकिन नतीजे अप्रत्याशित थे, एग्जिट पोल से अलग थे। उसके बाद सारे शेयर में उछाल आए। अडानी पावर 4 दिन के भीतर बहुत ऊपर गया। ग्रीन एनर्जी देखिए कहाँ चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हमारे शेयर मार्केट में नहीं है, बट मैं एक बहुत छोटा सा निवेशक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से है। दूसरी चीज़ सर ये कि सरकार की एक गलत नीति की वजह से बहुत से लोगों का पैसा डूब जाता है। पेटीएम के मालिक ने जो फ्रॉड किया देश की जनता के साथ, कि प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई और उन्होंने एक विज्ञापन दिया कि नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट की शुरुआत करते हैं, जबकि ना तो आरबीआई ने उन्हें ये राइट दिया था और ना ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ कहा गया था। उसके बाद लोगों ने पेटीएम पे बिलीव करना शुरू किया। फंडामेंटल तो उनका ख़राब था, तो ना तो आरबीआई ने कभी काउंटर किया, ना गवर्नमेंट ने कभी काउंटर किया। आप उनका आईपीओ देखिए, जब शुरू हुआ तब लोगों का नुकसान हुआ। आईपीओ के बाद जब उनका शेयर आया 700 से, जब आरबीआई ने कहा कि भैया आप नहीं कर सकते बैंकिंग का काम, उसके बाद शेयर 700 से सीधे सर 400 के नीचे आ जाता है। तो जो निवेशक है वो किस तरीके के शेयर पे जाए, देखिए बात यहाँ पे वही है। और जब आजकल जब मोबाइल ऐप आ गए हैं ना, बहुत से ऐप हैं, दुनिया भर के ऐप हैं, वो कहते हैं 2 मिनट में पैसे कमाओ। आपके पैसे वहाँ पे तो डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे पैसे लगा देते, मैं शॉर्टकट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थर्सडे मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला मैं थर्सडे मार्केट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफएनओ की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आई वांट टू नो कि सर कि कैसे मतलब ये समझा जाए कि जो लोग लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हमारे पास सिंडाल्को है, HAL है, कोचिन शिपयार्ड है, ये बहुत अच्छे शेयर हैं जिनका परफॉर्मेंस लास्ट कुछ मंथ में बहुत अच्छा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो क्लिप गांव के उन लोगों तक पहुँचे जो बहुत लिमिटेड, मतलब 15,000 रुपये हर महीने शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं। तो कौन सी नीतियों को देखते हुए डालें कि भाई आपका पैसा 20,000 अगले 1 साल में कम से कम 15% बढ़कर कुछ हो जाएगा ज़्यादा। मैं इसमें 3 मिनट लूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने अडानी की बात कही। स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले अगर कोई कंपनी IPO ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर में व्यापारी नहीं इंटर करते हैं, ऑफर में पगले इंटर करते हैं। अगर आप बात करते हैं IPO में, तो हमें इंटर ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि अडानी पावर, जहां प्रमोटर्स ज़्यादा, जहां प्रमोटर्स का बोलबाला है, उस स्टॉक में आप इंटर मत कीजिए। अडानी पावर्स का आप चार्ट देखिए screener.in पे, आप अभी तुरंत चेक कर लीजिए, उसमें 75% खुद प्रमोटर्स बैठे हुए हैं। जहां पे प्रमोटर्स 75% बैठे हैं, वहां पब्लिक की क्या दाल गलेगी, या प्रोफेशनल्स है ही नहीं। उसके बाद अब मैं बात करता हूं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का देखिए, अगर किसी को 1 रुपया देना है ना, तो उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं, देगा नहीं देगा, लौटाए। पेटीएम का IPO कब आया? 2021 में। और पेटीएम का 2016 का बैलेंस शीट चेक कीजिए, PNL 497 करोड़ का बिजनेस करने के लिए 2100 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंसेस किया, मतलब 1700 करोड़ माइनस में। अगले साल 2017 में माइनस में, 18 में माइनस में, 19 में माइनस में, 2020 में माइनस में। तो क्या लगता है गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? 2021 में अगर मार्केट में पेटीएम अगर अपना IPO लाती है तो आपको अरबपति बना देगा। इनफैक्ट 2024 में भी ये पॉलिसी आते जाते रहेगी। ना तो पेटीएम को मार्केट में 3 साल पूरे हुए, ना तो पेटीएम कभी प्रॉफिटेबल रहा, तो उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं, प्रॉब्लम आपकी है। अब आप बात करते हैं गवर्नमेंट नीतियों की वजह से। गवर्नमेंट नीति आपने, वो तो साफ बता रहा है कंपनी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा क्यों रहे हैं आप? वो तो आज निकल जाना ही जाना है। कंपनी को कम से कम 5-6 साल प्रॉफिट होने दीजिए, जैसे लोग आजकल आइडिया में भी लगा रहे हैं। टेम्प्रोरी बेनिफिट चाहिए। आप कहते हैं ना निफ्टी, देखिए निफ्टी 50 कंपनियों का ग्रुप है। निफ्टी में एक कंपनी को छोड़ के मान लीजिए 99% स्टॉक हमेशा एक्यूरेट चलते हैं। आप चाहे रिलायंस को उठा लो, चाहे आप HDFC बैंक उठा लो, चाहे आप उठा लो ICICI बैंक, आप एक्सिस बैंक उठा लो, कोटक महिंद्रा बैंक, निफ्टी के सारे स्टॉक, कोल इंडिया ले लो, आप ले लो ONGC ले लो,
हमें अभी भी लगता है कि भारत की सबसे पेट्रोलियम कंपनी आईओसी है। आईओसी निफ्टी का पार्ट नहीं है। हमें अभी भी ये लगता है कि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक एमआरएफ है, जबकि मार्केट का सबसे स्टॉक ये एमआरएफ है। एमआरएफ को टाटा मोटर्स को काउंट किया जाए तो टाटा मोटर्स का एमआरएफ कहीं टिकता ही नहीं है। आपको बड़ा प्राइस दिख रहा है कि 1,38,000, लेकिन टाटा मतलब आप कह रहे हैं कि जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा होगा वो शेयर ज़्यादा हाई पोटेंशियल होगा। बिल्कुल। तो फिर मुझे जो याद आ रहा है कि टाटा पावर का शायद मार्केट कैपिटल ज़्यादा अडानी पावर से, टाटा पावर अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर टाटा पावर क्यों जूझ रहा है और अडानी पावर ग्रो? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनल्स का शॉर्ट सेलिंग होता है। टेम्पोररी शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमाते हैं वो अगर ऊपर जाएगा तो शॉर्ट सेलिंग करके बेचेंगे कब? वो निकलेंगे कब? निकलेंगे तो पैसा आएगा, फिर वो अपने डिमांड प्राइस का वेट करेंगे, फिर वहां से लेके प्राइस को ऊपर जाएंगे। ये मार्केट का एक साइंस है। सुबह के बाद रात, रात के बाद सुबह, यही मार्केट का साइंस है। डिमांड के बाद सप्लाई तक लेके जाते हैं, वहाँ बेच के निकल जाते हैं, फिर वो डिमांड का वेट करते हैं। तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता है। मार्केट इस गति में चलता है जब तक उस कंपनी की नीतियों में प्रॉब्लम ना हो। सर मैं बस कंप्लीट कर रहा था, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सवाल आ गया जनता के लिए। आप उस ऐप का नाम लेंगे या नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं ले रहा हूँ उस ऐप का नाम। एक सर ऐप है ग्रो ने 10 करोड़ लोगों को ये फ़ोन में अपने ऐप को डाउनलोड करवाया। पर मुझे ऐसा लगता है कि सर उस ऐप में कोई ऐसा बैठा है जो हर्षद मेहता वाला रोल प्ले कर रहा है। मैं इस सबूत के साथ कह सकता हूँ, मतलब ये सबूत आपको दिखेगा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सबूत बन सकता है आने वाले वक्त में। 9:15 पे मार्केट जब शुरू होता है तो मार्केट से लोग एग्जिट करना चाहते हैं। 9:07 पे जब मार्केट शुरू हुआ, 15 पे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, और अमूमन मैं देखता हूँ कि जो ग्रो ऐप है वो क्रैश हो जाता है, और उस वक्त सर बहुत नुकसान होता है। जो लोग बेचकर बाहर आना चाहते हैं, या भाई जिन्होंने शॉर्ट टर्म लिया हुआ है उनको तो बेचना है सुबह, और उस वक्त ग्रो जैसे ऐप क्रैश हो जा रहे हैं। इस पे क्या सरकार चिंतित है, या सरकार कुछ कर रही है, या कोई हर्षद मेहता है जो मार्केट को चला रहा अपने मुताबिक, ये बहाना बना के कि ये टेक्निकल एरर है? बहुत लॉजिकल सवाल है, और बहुत लोग जूझ रहे हैं, बहुत लोगों का नुकसान होता है, और ग्रो इस पे कोई भी मतलब मुआवजा नहीं देता। अब मैं आपको सही जवाब दूं इसका। जी, सही ब्रोकर सेलेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात का जवाब देता हूं। अगर मान लीजिए बहुत गैप अप है, बहुत गैप डाउन हो गया, अगर मान लीजिए आप लेते हैं एक स्टॉक का नाम, उस स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस को कब आपने देखा कि 10% ऊपर चला गया, 10% नीचे चला गया? क्योंकि रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है। लेकिन अगर उसी के जगह रिलायंस इंडस्ट्री के जगह रिलायंस आरकॉम की बात की जाए तो आरकॉम का मार्केट प्राइस ₹1.65 और उसका मार्केट का सिर्फ 400 करोड़ का है। तो छोटे चीज़ों को हिला सकते हैं, बड़े चीज़ों को हिलाना इतना आसान नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हर्षद मेहता की तरह, उनका टेक्निकल ग्लिचेस क्या है मैं कभी यूज़ नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम लोग डिफरेंट पैनल यूज़ करते हैं, तो ये मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो बहुत ऊपर चला गया सिर्फ छोटे स्टॉक्स में, जैसे कि आप आरकॉम की बात करें ₹1 का स्टॉक्स, आप बात करें यूनिटेक का ₹1 का स्टॉक्स, वहाँ पे 500 और 700 करोड़ की कंपनी अगर ऊपर जाती है तो उसको मैनिपुलेट किया जाता है 100-200 करोड़ डाल के। लेकिन जिस कंपनी का मार्केट वर्थ है, निफ्टी में एक भी कंपनी 2 लाख करोड़ से नीचे का नहीं है। निफ्टी बहुत सेलेक्टिव बेस पे ली है। ये जो आप बात करते हैं एमटीएनएल की बात है, एमटीएनएल निफ्टी का पार्ट नहीं है, मात्र 2000 करोड़ की कंपनी, उसका पूरा नेटवर्थ ही 2000 करोड़ का है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एयरटेल की बात करते हैं तो 7,90,000 करोड़, लगभग 8 लाख करोड़ की कंपनी भारतीय एयरटेल है। तो एमटीएनएल को हिलाना आसान है, भारतीय एयरटेल मैनिपुलेशन होता है, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। वो अच्छे को छक्के छुड़ा देगा। निफ्टी के एक पॉइंट को ट्रेड करने के लिए लगभग 195 करोड़ चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, छोटे को हिलाना आसान है, बड़े को हिलाना आसान नहीं है। जो बड़े स्टॉक्स हैं, लाइक आप बात करते हैं आईटीसी का मार्केट कैप आपका 4 लाख करोड़ का है। आप बात करते हैं टाइटन में बने हुए थे हमारे राकेश झुनझुनवाला साहब, वो 3,90,000 करोड़ की कंपनी है। 3,000 करोड़ की कंपनी को आप हिला सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन 3,90,000 करोड़ कंपनी को हिला देंगे, ये तो खैर कहानी है, ये संभव नहीं है। सर अभी शेयर मार्केट का बिग बुल कौन है? राकेश झुनझुनवाला जब तो नहीं रहे हमारे बीच, तो अभी बिग बुल किसको कहा जा रहा है? सर अगर इंडिया में ट्रेडर्स के बेस पे बात की जाए तो रेखा झुनझुनवाला, क्योंकि अभी भी उनके पास शेयर तो है ना 6%। टाइटन इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज अमाउंट। माँ के दमानी साहब हैं इंडियन मार्केट में 75,000 80,000 करोड़ का पोर्टफोलियो।
तो बिग बुल एक से एक है। अगर बिग बुल की बात की जाए, अगर सबसे बड़े बिग बुल तो हमारे अंबानी साहब हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग, अगर 20 लाख करोड़ की बात की जाए सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री, तो 50% प्रमोटर होल्डिंग, तो 10 लाख करोड़ तो कहीं नहीं गया ना उनका। तो बिग बुल तो वो है, लोगों को बिग बुल वाली कहानी लगे, बिग बुल तो वही बने हुए ना। और कोई भी शेयर ट्रस्ट होता है। आज गोल्ड का प्राइस नीचे गया स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ भी जाता है। शेयर मार्केट वर्चुअल इज द न्यू रियल, इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्रॉस क्वेश्चन से लगता है, उनको लगता है, लगने से बाजार नहीं चलता है। ठीक है, मैं ये आखिरी सवाल है मेरा। मैं ये चाहता हूँ कि आप देश के लोगों को थोड़ा ये बताएं कि जब आपकी उम्र 18 साल हो जाए किसी की भी, तो ये जो 500 रुपये SIP का जो लॉजिक होता है कि आप 18 साल की उम्र में SIP की शुरुआत करते हैं या फिर आप किसी और तरीके का निवेश शुरू करते हैं, तो जब आप रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचते हैं तो क्या सच में 1 करोड़ मिल सकता है? और अगर ऐसा है तो सरकार इस बात पे जोर क्यों नहीं देती? फिर तो इंदिरा गांधी ने साल 1972 में कहा कि गरीबी हटाओ। हमारे देश में नेता आज भी गरीबी हटा रहे हैं, और गरीबी हट गई होती तो मुफ्त राशन नहीं मिल रहा होता। तो अगर इतना ही लॉजिक है हमारे SIP में, हमारे निवेश में, कि आप 18 साल की उम्र में शुरू करिएगा, तो सरकार तो किसान निधि दे रही है, सरकार तो 500 रुपये से ज़्यादा मुफ्त राशन दे रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर SIP में इतना दम है तो सरकार इसको खुद नहीं क्यों प्रमोट करती, लोगों का खुद क्यों नहीं करती? 42 साल बाद, 40 साल बाद देश से गरीबी परमानेंट मिट जाएगी, न भुखमरी रहेगी, लोग करोड़पति हो जाएंगे। तो ये तो आप जैसे आप शेयर के, आपको स्टॉक की जानकारी है, आप जैसे हज़ारों लोगों के चैनल्स को बहुत सारे अभी जानकारियाँ तैर रही हैं और अलग अलग जानकारियाँ हैं। कितने तो 500 रुपये वाला लॉलीपॉप दिखा के खुद का 500 करोड़ उन्होंने तैयार कर लिया होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपने देखा होगा कि लोगों ने घरों में 1-1 करोड़ का अपना स्टूडियो बना लिया। यही लोगों को, आम लोगों को बता के, गरीब लोगों को बता के, सपने, हिंदुस्तान में सपने तो बेचे जाते हैं ना। तो मैं आप चाहता हूँ कि इस पर बहुत स्पष्ट जानकारी दें, और ये लोग देखेंगे, वो लोग जो भ्रम के कारण देखते हैं कि आप इतना निवेश करिए, आपके मरने के बाद आपके बेटे को मिल जाएगा 1.5 करोड़ रुपए। हाँ, सबसे पहली बात, ये संभव है SIP से भी और स्टॉक मार्केट से भी। कैसे, मैं समझाता हूँ। लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं डूबते हैं कि स्टॉक मार्केट गिरता है बढ़ता है। लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए डूबते हैं कि वो अपने पैसे को बहुत जल्दी डबल करना चाहते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप बहुत ही कम रिटर्न, सारे SIP जो म्यूचुअल फंड्स वाले पैसा कहाँ डालते हैं, एक वेबसाइट से आप चेक करेंगे इन्वेस्टर पैनल, तो FII और DI में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो पैसा डाले स्टॉक मार्केट में। अब वो कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। ये संभव है। कैसे संभव है? अगर 500 रुपये भी डाले तो 1 साल में आपके पास लगभग हो गया 6000 रुपये करीब। अगर 5% भी आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में 6000 रुपये डालूँ और 5% पर मंथ, मैं बातें नहीं करता कि आपको 5 लाख रुपया और 50,000 रुपये पर मंथ कमाना है। अगर 5% भी अगर पर मंथ की बात करते हैं तो 1 साल में अपने कैपिटल को आप डबल कर सकते हैं। और अगर ये जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ना, ये बहुत बड़ा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लोग एक दिन में डबल करने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बस 100 रुपया है तो 1 महीने में 5 रुपया कमा लो, ये काफ़ी है। लोग इंट्रा ट्रेडिंग में इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि बहुत खतरनाक मार, इसलिए क्योंकि उनको लालच मारता है कि हमको शाम तक डबल कर लेना है। शाम तक डबल नहीं होता है, उसके लिए समय लगते हैं। आप 5%, 7%, 10%, 12% कितना ही मेहनत कर लो, डिसेंट इनकम है, उससे ज़्यादा इनकम नहीं है। लोगों को लगता है 50,000 रुपया है, हम 50,000 रुपये इससे पर मंथ कमा लेंगे, जो कम्प्लीटली गलत है। तो ये SIP करके संभव है। मतलब हमारे देश की सरकारें ही चाहती हैं कि जनता में गरीबी फैली रहे। अगर ऐसा है तो फिर सरकारें खुद क्यों नहीं प्रमोट करती? जो किसान निधि दे रही है वो SIP कर दे। सर मैं सरकार की बातें नहीं करूंगा, एक लाइन बोलूंगा। हो सकता है कि ये सरकार विरोधी हो। जिस देश में अभी 80 करोड़ जनता को आपको राशन देना पड़ रहा है, वहां आप सरकार की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि किस बात की बात कर रहे हैं सर? मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि 80 करोड़ जनता को आप जनता तो बस लाइन पे लगी हुई है, उतना काम कर लेगा, एक दिन उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो मिल तो रहा है मनरेगा में। अरे सर जी, मनरेगा वही तो मैं बताया कि मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना रखे ना हम लोग मालिक नहीं पैदा कर रहे हैं ना, हम लोग मजदूर पैदा कर रहे हैं। तो सरकार की बातों को स्टॉक मार्केट से ना जोड़ें, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो कहते हैं तो मैं पब्लिक डिबेट किसी के साथ भी करने को तैयार हूं, और मैं डेटा के साथ बैठूंगा, एक डेटा के साथ। आप बात करते हैं कि PSU कंपनी बढ़ गई, PSU कंपनी अगर बढ़ी सर तो PNB कितने की हो गई? कहाँ था कहाँ है अभी?
अगर पीएसयू कंपनी भरी, सर मैं बहुत सारे डेटा हैं, मैं उस डाटा पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। पीएसयू कंपनी भरी, एमटीएनएल क्यों नहीं भरी सर? एमटीएनएल कहाँ थी, कहाँ की है? पीएसयू कंपनी भरी तो इंडियन ओवरसीज बैंक क्यों नहीं बढ़ा? वो भी तो पीएसयू कंपनीज है। आपके पास जो डेटा है वो फिल्टर्ड है, मेरे पास जो डेटा है जो हम हर दिन मार्केट को इनकाउंटर करते हैं, उस इनकाउंटर का डेटा। मैंने क्या बताया, मैं अगर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा तो मैं कोई ब्रोकर बन जाता, कोई एडवाइजर बन जाता। हमें ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों का है कि भाई रवि भाई अपना ज्ञान दो। अच्छा सर्जन अगर अच्छे सर्जन को नहीं पढ़ाएगा तो कैसा अच्छा डॉक्टर बनेगा? लेकिन हाँ, मैं पहले ब्रोकर से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ, एडवाइजर, क्योंकि ब्रोकिंग और जो अच्छे ट्रेडर हुए वो ब्रोकिंग और एडवाइजरी में कभी नहीं फंसे। ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके, और ज़ाहिर तौर पे ये वीडियो लोगों तक जाएगा। लेकिन चूंकि आपने बोला कि आप सलाह देते हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से बिजनेस चैनल हैं जो सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं कि फला व्यक्ति आएगा आपको ज्ञान देगा। ईडी वीडी भी उनके घरों पे छापेमारी करती है, आपको पता ही होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो सलाह देने वाला तो करोड़पति बन जा रहा है, लेकिन जिसको सलाह दी जा रही है, खबर ये है कि उसके साथ चीटिंग हो जा रही है। तो क्या मैं हर्षद मेहता वाले पॉइंट पे इसलिए टिका हुआ हूँ, हर्षद मेहता को लोग भूल सकते हैं, हर्षद मेहता ने जो किया है स्कैमर्स उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो पैटर्न बड़ा ही इजी था, और उस पैटर्न को अपनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई छोड़ेगा उसको। अब टीवी पर आदमी बोलता है भैया ये वाला शेयर ले लो, अगले 10 दिन में ये शेयर होने वाला, 1 घंटे के भीतर लाखों निवेशक उसमें आ जाते हैं। सर लोगों की गलती है ना। नोएडा की बात मैं कर रहा हूँ, इसी नोएडा में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे कहा गया कि अर्थ में प्रॉपर्टी ले लो, मैं अमेरिका में रहता था, 1,35 करोड़ लगा दिया। मैंने ना तो इसका प्रोफाइल देखा, ना तो प्रोजेक्ट देखा, सिर्फ मैंने एक वीडियो को खरीदा, और आज तक 2010 का इन्वेस्टमेंट मेरा नोएडा में, नोएडा एक्सप्रेस वे पे, और आज तक प्रॉपर्टी मेरे हाथों में नहीं है। तो हम आप स्टॉक मार्केट में करें, लोग बर्बाद होते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसी जिस रोड पे बैठे हूँ इसी रोड की मैं बात बता रहा हूँ, अभी भी अर्थ का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, हजारों प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं, सैकड़ों बिल्डर जेल में पड़े हुए हैं, वहां भी तो लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं। नो वन इज टॉकिंग अबाउट। आपके यहाँ पे दुकान खुलते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, सब बर्बाद, नो वन इज टॉकिंग अबाउट। बिजनेस खुलता है, 6 महीने बाद शटर बंद हो जाता है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट। इसलिए हर्षद मेहता आप पैदा कर रहे हैं सर, आप क्यों फॉलो कर रहे हैं सर? आप साफ जुआ खेल रहे हैं। आपको लगता है दिन में पैसे डबल हो सकते हैं? आप जुआ खेल रहे हैं, आप जुआरी हैं, और अपने जुआरी प्रवृत्ति को छुपाने के लिए आप किसी के सर ये थोप रहे हैं कि मैंने उसकी वजह से पैसा कमाया। हम ब्लेम गेम बहुत अच्छा पसंद करते हैं कि ब्लेम कर दो, हमारा पीछा छूट गया। कितना भी ब्लेम कर दोगे, नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ। आपकी उम्र अभी कितनी है? 35। और आपने 1000 प्लस कर लिया है करोड़। जी। तो मेरा अब इंडियन मार्केट की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है, लेकिन मैं बड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। कितने मतलब हजार करोड़ से ज़्यादा अगर आप हो गए तो मैं विराट कोहली की भी संपत्ति 1000 करोड़ है। तो मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ? आपने कहानी सुनाई कि 1 लीटर दूध आता था, खाना इसलिए नहीं खाते थे कि पेट भरे, खाना इसलिए खाते थे कि बस खाना ही है। बहुत इंस्पायरिंग लाइन थी ये, मैं वहाँ पे बैठा था आपके बगल में। सच्चाई है ना सर। और मैंने इनको एक लाइन बोला कि हमारी कहानी नहीं है, रवि जी 99% बिहारी में बच्चों की कहानी है, हमारी कहानी नहीं है। हमसे बुरे कंडीशन में लोग जी रहे हैं। मैंने अभी बिहार का कुछ समय पहले विजुअल देखा था, बड़ा ही अजीब तरीके का था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे मतलब पॉसिबल किया आपने? 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति आपने बनाई, क्योंकि आप बिहार के जमुई से, नूनी गांव से निकलकर बहुत छोटा सा सफ़र शुरू करते हैं, वाया अमेरिका, अफ़गानिस्तान, फिर अमेरिका, वहाँ के डिफेंस सिस्टम को समझना, उसके बाद दुबई में रहना, इंडियन मार्केट में प्रवेश करना, गवर्नमेंट का इतना खुल के विरोध करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का विरोध करना। मैंने विरोध नहीं किया गवर्नमेंट का। देखिए मैंने साफ बोला, लास्ट लाइन आपने बुलवाया हमसे, तब मैंने कहा कि पब्लिक तो उसको देख के भी वोट देती है। मैंने वोट पे तो लाइन ही नहीं बोला, मैंने तो जुबान खोला ही नहीं, क्योंकि मैं उसमें न्यूट्रल हूँ उस मुद्दे। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, लिख छोड़कर 3 चले, सुरमा संत सपूत। हमारे पिताजी मास्टर थे, हम भी मास्टर बन जाते, बहुत वाहवाही। रिस्क तो लेना पड़ता है। सो रिस्क मैं बता रहा हूँ, दुनिया में कौन रिस्क नहीं ले रहा है? अगर हम जॉब कर रहे हैं, हमें अपने 8 घंटे की कीमत पता है, अपने टाइम की वैल्यू कैसे हमें बेचना है, कहाँ लगाना है, उस टाइम को लगाने से कंपाउंडिंग क्या है। व्यापारी क्या करते हैं? पैसा उनके लिए काम करता है, और जो लोग वर्थ नहीं बना पाते वो उनके लिए काम करते रहते हैं कि हम आई एम द किंग से काम नहीं चलता है। हमको पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, और जब तक पैसा काम पे नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। मैं ग्लोबल मार्केट में फिर वही बात कि 2409 मेरा सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्टीज जो पैसा है वो फॉरेक्स में है।
और मैं दुबई रह के उसको लीगली ट्रेड करता हूँ, लीगली, कहीं कोई इलीगल काम में नहीं करता, जीवन में आज तक एक मक्खी भी नहीं मारा इलीगल, तो लीगली ट्रेड करके पैसा कमाता हूँ। किसी की ताकत नहीं उसको 1% गिरा दे, क्यों? क्योंकि वो 100% सिस्टमेटिक चलता है। और सर बरगद का बीज इतना छोटा सा होता है, बरगद का पेड़ कितना बड़ा हो जाता है, भरोसा रखना पड़ेगा। एक बूंद एक सुई का नोक जो होता है ना, उसमें एक जितना उसमें पानी आता है उस पर इंसानी शरीर का निर्माण होता है। माँ को भरोसा होता है, भरोसा तो खुद रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी थैंक यू बोल देता हूँ। वो थैंक यू बोलते बोलते एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल सवाल लीजिए। आखिरी सवाल, मैं थैंक यू पहले बोल देता हूँ, नहीं दूसरा भी मैं ले लूँगा। हाँ। आपको गीता का श्लोक याद है? जी जी। भगवान की आप पूजा करते हैं, बीच में आपने कहा कि दुनिया मंत्र से नहीं चलती, संतों से नहीं चलती। इंटरव्यू के शुरुआत में आपने बिल्कुल कहा। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर क्या आप मानते हैं फिर आप गीता का श्लोक क्यों याद करते हैं? वो तो संस्कृत हाँ, में बहुत कठिन है। मैं बताता हूँ ना आपको, गीता का पहला श्लोक। सर अब आप क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छा, ये चैप्टर नहीं छेड़ना चाहिए था आपको। इसलिए छेड़ा मैंने क्योंकि हाँ। मैं खुद समझ नहीं पाया ना। हाँ। आप अभी गीता का श्लोक याद करते हैं। हाँ। और फिर गीता का श्लोक याद नहीं करते सर। आप मुझे गीता सामने रखो, आप खोलो 1 से 16 अध्याय तक। आप विद्वान हैं कहने का मतलब, मैं लेकिन उसका भावार्थ आपको बताता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, गीता का पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप प्रश्न अब मैं बैठ जाता हूँ, आप बोलिए जी। नहीं एक श्लोक से बोलूंगा, ज्यादा श्लोक नहीं बोलूंगा। गीता का पहला अध्याय, अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र वाचा। धृतराष्ट्र के मन में शंका थी, मैं उसको दर्शन शास्त्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता उत्सव माम का पांडवाश्चैव किंग कुर्वर्त संजय, ये पहला श्लोक था गीता का। जबकि धृतराष्ट्र को ये पता था कि हमारे पुत्र के पास हजारों में सेनाएं हैं और पांडव के पास बहुत कम सेनाएं हैं। हमारे तरफ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, उनके पास कम लोग हैं। उनके पास 5 भाई, मेरे पास 100 पुत्र। फिर भी धृतराष्ट्र के दिमाग में संदेह कहाँ से आया कि हम हार जाएंगे। तब उन्होंने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता उत्सव माम का पांडवा से कुरुवत संजय। हे संजय बताओ, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई जो कुरुक्षेत्र में हो रही है, उसमें मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? शंका तभी उठता है जब हम गलत होते हैं, जब हम सही होते हैं तो शंका संदेह वाली बातें नहीं उठती है। गीता याद करना और गीता को समझना शास्त्र की तरह। हम बात करते हैं शास्त्र से व्यापार। शास्त्र देखो सब, आत्मा रक्षे धर्म, व्यापारी का आत्मसम्मान, आत्मा की रक्षा करके ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। व्यापारी का आत्मसम्मान नहीं बचेगा, व्यापारी व्यापार कर पाएगा। स्टॉक मार्केट मेरे लिए व्यापार है, पूरी तरह से व्यापार है। हम गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ चलते हैं। मैंने क्या कहा, मेरी प्लानिंग है कि मैं इंडियन मार्केट में बड़े बल के साथ उतरूं और प्लानिंग मेरी चल रही है। 3-4 महीने आप भी ब्लास्ट देखेंगे, बड़ा ब्लास्ट मैं भी करने वाला हूँ। रोहित भाई, एक मैं अंशिता के पास आने से पहले ये कह रहा हूँ कि आप बिहार से हो। जी जी। और अब तो पूरा दुनिया देख लिया आपने। मैं अभी गूगल कर रहा था, 56 कंट्री सर। हाँ, गूगल ने मुझे बताया कि भाई ये आदमी 900 कुछ करोड़ का आदमी है, जो गूगल बता रहा। और इस भाई के पास जो है 50 से ज़्यादा शेयर्स में आप इन्वॉल्व हो। मतलब वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, हाँ, क्योंकि वो आप अपडेट करा देना जो भी। नहीं वो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने डेटा कहीं से उठाया। हाँ, कहीं से उठाया होगा, वो मैंने किसी को नहीं दिया। वो तो आपके स्तर पे उसको मतलब देखा जाएगा आगे। खैर, मैं ये कह रहा हूँ, आप जमुई से निकले, बेहद पिछड़ा हुआ इलाका जमुई, सब जानते हैं, नक्सली इलाका। बिहार तो आप गए हैं हाल फिलहाल? हाँ, अभी गए बिहार में। मैं प्रोजेक्ट लगाने के लिए 100-200 करोड़ का बारे में ये कहा जाता है कि बिहारी पूरे देश से लेकर विदेश में। हाँ। ओके, बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि बिहारी पूरे देश से लेकर विदेश में आपको हर जगह मिल जाएगा। सीईओ से लेकर के नीचे जो सब्जी बेच रहा है वो, जो रिक्शा चला रहा वो भी, जो ऑटो चला रहा वो भी, और मीडिया में भी आप कहीं जाइएगा तो आपको संपादक से लेकर मालिक तक आपको बिहारी मिल जाएंगे। संकट ये है अपने राज्य के साथ कि लोग निकलते हैं और बाहर ही रह जाते हैं। हम लोग दिल्ली, मुंबई, अमेरिका कर लेते हैं, अपने राज्य में लोग वापस नहीं जा रहे हैं। तो जब आपके लेवल के लोग अगर बिहार के बारे में कुछ सोचें, कुछ लगाएं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और उसके नहीं कर पाने या क्या चैलेंजेस हैं बिहार में, क्योंकि आप बाकी राज्य भी घूमते होंगे, देशी के अलग अलग राज्य घूमते होंगे, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट देख रहे होंगे, विकास देख रहे होंगे। बिहार आज भी बाहर निकल के ही काम कर रहा है, अलग अलग राज्यों में जाकर। तो रवि जी इस बारे में क्या सोचते हैं और फ्यूचर प्लानिंग क्या है बिहार को लेकर? सर सबसे बड़ी बात, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। ये हमारे लिए एक पेन पॉइंट है। हम अभी भी
हम बता रहे हैं कि अगर आप ये बोलें कि मेरा बच्चा एक रोजगार करता है, तो आपको आपके बच्चे, अगर सच में मेरी शादी अगर नहीं हुई होती और मेरे पापा ये बोला करते कि मेरा बच्चा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, तो बड़ा त्योहार नहीं आता हम पे, नहीं आता, शादी नहीं होती। हाँ, मतलब शादी के लिए रिश्ते नहीं आते। तो ये पहली बात है कि नहीं होता। अगर हम बोले कि पप्पा मैं उस कंपनी में क्लर्क हूँ, शादी हो जाएगी। अगर बोले पप्पा मैं एक छोटा सा कंपनी खोल रहा हूँ, शादी नहीं होगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राउंड रियलिटी है। तो पहला तो ये कि हमारा जो सोच है अभी भी नौकर पैदा करने का। हमारे बिहार का पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है जनरल कंपटीशन। 1% बच्चे भी जनरल कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं और 99% बच्चे अपना जीवन खराब कर देते हैं उस जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में। और जब वो बड़े होते हैं तो कुछ करने के लायक नहीं होते हैं। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना टैलेंट होता है। अब अकबर आया, बाबर गया, इसको पढ़ के क्या फायदा मिलेगा? अगर कोई आदमी बोलना भी चाह रहा है तो संघ का, अच्छा तुम्हारे पास इतना है, हम जज कर। अरे तुम क्या जज, तुमको जज करने की अथॉरिटी दी किसने? सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, चार्टर्ड रखते हैं, पूरी दुनिया में ऑफिसेज हैं। वो इट सेल्फ प्रूव्स दैट आई हैव मनी और नॉट। अगर कोई बोल रहा है उसकी बात को मान लो। अगर उसके बाद बिहार, अच्छा ये भी है रोहित भाई, बरतुहार बोले आप, तो सरकारी नौकरी है तो अलग मामला है, रेलवे में है तो ये रेट है, इतना मिलेगा। तो वही अब तो प्राइवेट नौकरी वाले का कहाँ कोई इज्जत है? प्राइवेट वाले को तो नौकरी मानता ही नहीं। बताया कि हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं दहेज के लिए। पहला लाइन बताया कि अगर हम बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं कोटा और इसलिए नहीं इंजीनियरिंग कराते हैं कि चलो सरकारी नौकरी, तो हम बीटेक कर लिया, इंजीनियर बन गया ना, चलो बियाह होने के बाद घर आके बैठ जाएगा, चलेगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं दहेज के लिए। हमारे बिहार की ग्राउंड, इवन मेरे पेरेंट्स, ये हमारे बिहार की ग्राउंड रियलिटी है। तो सबसे पहले हर एक पेरेंट्स को अपना दिमाग बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। वो हम कौन? और आप बात करते हैं बिहार हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो 1 करोड़ दहेज कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? 50 लाख दहेज, 1 करोड़ दहेज, पैसे की बारिश हो रही है और सब कच्चे में हो रहा है। गड्डी गिना जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब? और उसके बाद अब बात करते हैं बिहार में नहीं, सब पैसे की कमी कहीं नहीं है, सोच की कमी है, लोग की कमी नहीं है, सोच की कमी है। एक तो सरकारी नौकरी ने हमारा बंटाधार कर रखा है, सबसे पहली बात। दूसरा, हमारा बंटाधार कर रखा है इन शादी ब्याह के चक्कर में बच्चा गायब रहता है कि ब्याह शादी हो जाए फिर वापस आ जाए। अब डेवलप, मेरा बिहार को लेकर प्लानिंग, हम जमुई में एक 74 एकर्स का लैंड पे अभी हमारी बात चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई तक हमारा रजिस्ट्री होगा। क्योंकि प्लानिंग तभी बताया जाए जब, क्योंकि हम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं कि बताए, तो प्लानिंग तभी किया जाए जब सामने हो जाए। अरे पहले बोलता पप्पा मैं फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करूंगा। बोले बेटा कितना टिकट लगता है? मैंने कहा दिल्ली से दुबई का लगता है 1,85,000। तो बेटा 15,000 में भी तो अप डाउन होता है। अरे मेरा क्लास वाला लोग वहाँ बैठा हुआ है। अगर हमको ग्रेजुएशन वाले बच्चे से दोस्ती करना है तो उस क्लास में बैठना पड़ेगा ना। तो अगर पप्पा को हम बोलते पप्पा आपको हम प्राइवेट चार्टर से घुमाएंगे, मानते इस बात को? अगर पप्पा को बोलते पप्पा आपको हम 2 करोड़ की गाड़ी देंगे, मानते इस बात को? 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं मेरे बेटे को पता, लेकिन पप्पा को नहीं पता कि 8 जीरो होते हैं। मेरे बेटे को पता है मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस क्या होता है, पप्पा को नहीं पता। वो तो लाख 10 लाख देख लें तो खुशी से पागल हो जाएंगे। तो आप किनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? करेंगे, फेल हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई घर बेच के, बाबूजी के खेत के बेच के पैसा नहीं ले लिए। फेल हुए तो कोई गम नहीं, और पास हुए तो दुनिया देखेगी। अब ऐसा बात तो करबो ने कि देखिए बाप दादा खेत बेच के पैसा नहीं ले लिए कि हमरा बहुत समस्या होता है कि बाबूजी खेत बेच दिलिए, समाज में की बोलते हैं। अपना पास न कुछ गवावे ले न कुछ, जे है से अपन, और सब कुछ चल भी गले तो हुनर, दिमाग के बुद्धि को छीन सको है, तो बुद्धि अपने पास रहते हैं। और मैं इतने साल बाहर रह के भी, मेरा बेटा अभी भी मेरे घर जाइए तो गोड़ लगी बोलता है, जबकि वो गांव साल में 1 या 2 दिन जाता है, वो गोड़ लगी ही बोलता है। तो पढ़ाई वढ़ाई को लेकर क्या माहौल है घर पे? मतलब आपका तो ऐसा हम कहते बेटा हिस्ट्री क्या पढ़ना है? कुछ हम बेटा हम कभी नहीं डांटते हैं। अच्छा, हम कहते जो कर रहे हैं सब ठीक है। वो कल पढ़ रहा था मैगजीन इंग्लिश में, मैं इसी से खुश, कम से कम इंग्लिश में मैगजीन पढ़ लेता है ना। तुम फेल भी हो जाए तब भी हम खुश। सच्चाई बता रहे हैं ना कि हम तो नहीं कर पाए ना, हमसे आगे ही है। सही बात है। अब जनरेशन हमसे आगे ही रहेगा ना।
तो बच्चे को टेंशन नहीं रहती होगी ना कि पापा आ गए किताब उठा अब वो लेगा, टेंशन मैगजीन उठा अब वो लेगा। टेंशन वाला समय नहीं रहा। जी और ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है ना। बिल्कुल। तो हम लोग तो फ्लाइट चढ़े पहली बार किसी के अनुकंपा पे, और ये लोग तो कहीं जाना था तुरंत। अब ये लोग बच्चा ऐसा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड उठाएगा, टिकट बुक कर दिया, पापा ये टिकट बुक कर दिया, इतने तारीख को चलना है, जाना पड़ेगा। तो ये उस जनरेशन के बच्चे हैं जो कि बिना सिखाए पूरा लैपटॉप सीखे हुए हैं, बिना सिखाए पूरा मोबाइल चलाते हैं। तो उनको आप क्या ज्ञान देंगे, वो ऑलरेडी ज्ञानी है। तो बिहार से दुबई तक का सफ़र के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, कैसा रहा, कितना स्ट्रगल्स रहे? जैसे आपने शुरुआत की अनुकंपा पे पहली बार मैं बताऊं इस तरह की कुछ चीज़ें। ये सबको दिखता है कि आप आज क्या है, या फिर उस पर शक भी होता है हाँ, कि है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो हम दुबई से सब पैसा ट्रक में भर के लाके यहाँ तुमको दिखाएं, तुम खुश हो जाओ, फिर उसको ले जाएं। तुमको तुम्हारे खुशी के लिए हम अपना प्राण खतरे में डाल दें। देखिए अच्छा तोरा बोलना है नहीं बोलना से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। देखिए अभी मेरा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। बोले छे आसपास माहौल में ले छे है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो। सही बात। तो ये सब क्यों गिनीज बुक क्या होता है? कोई बातें नहीं। हम अभी 23 लोगों में आपका नाम भी दुनिया शामिल के किया गया 23 पॉजिटिव चेंज मेकर में, जितने लोग पॉजिटिव चेंज मेकर में आए ना, उसमें 23 में से मेरा नाम है पूरी दुनिया में, और दुनिया जानती है। बट वो हम समाज सेवा तब कर पाए जब धन था। धन के बिना समाज सेवा भी हम नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। वो भूखे पेट भजन भी नहीं हो सकते, जैसा कि आपने बहुत सारा श्लोक है जी। नहीं, ज्ञान तो आपको काफी है, वो हमने अभी बातों में पता ही लगा। मतलब कहाँ एक स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग व्यापार खुला नहीं है जी। कोई किताब भी आने वाली है? देखिए मेरा एक बुक आने वाला है, ट्रेड लाइक अ सेंट। जब तक आप शांत नहीं है ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा 90% एनर्जी जाता है दूसरों को देखने के लिए कि फलाना की गिल के अपना काम करने पे नहीं, क्या बना है अपना काम करने पे नहीं, हाँ, फोकस नहीं है खुद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल समाज कैसे बदलेगा? समाज की मेंटालिटी यही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है। तो काफ़ी आपका पता चला आपके बारे में कि कहाँ एक बिल्कुल स्टॉक मार्केट और मतलब शेयर्स वाला इंसान, और एकदम कहीं गीता का ज्ञान है पूरा। बहुत अच्छा आपने श्लोक्स वगैरह बताए। हाँ, काफ़ी आपको नॉलेज है। मतलब ये कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट नहीं है। कैसे? मैं एक लाइन बोलूं लास्ट जी, ये मेरा लास्ट लाइन होगा। मतलब अभी हम क्वेश्चंस खत्म कर दें, आप ही कहना चाह रहे हैं? आप कीजिएगा, मैं बोलता हूँ। जिनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, उन्हें कुछ नहीं आता। आवाहम ना जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षमस्व परम। और हमको ब्राह्मण परिवार के, हम पंडित नहीं हैं कि हमको सब कुछ आता। हम ब्राह्मण परिवार का बच्चा नहीं है कि हमको बचपन में पूजा कराने जाता था श्लोक याद हो गया। हमारे संस्कृत को नहीं पढ़ता है, तो हम कहते हैं आवाहम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्र हेनम क्रिया न। भगवान क्या लगता है आपको? बैठ के अगर मुझे जन्म दिए तो बैठ के उनकी पूजा करें उससे खुश होंगे, या कर्म करें उससे खुश होंगे? वो ये नहीं कहे कि तुम बैठ के मेरी भक्ति करते हो तो हमको भक्ति का मेन जो रस है वो भक्ति का रस है कर्म में। हाँ, कर्म ही पूजा है, जैसा हम बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, ये बताया जाता है। तो खैर अमेरिका, फिर आपका अफगानिस्तान, फिर अमेरिका, फिर दुबई, तो ये सब आपका जब चल रहा था, इस चीज़ में स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का कब विचार आया? कब सोचा कि आपको कुछ अलग करना? पैसा कहीं तो बढ़ाएंगे ना, पैसा कहीं तो बढ़ाएंगे ना। ये भी एक लंबी कहानी, क्योंकि इस पे बोलेंगे तो 1.5-2 घंटे का सफर है। हमारे गुरुजी थोड़ा छोटे, मेरे गुरु थे डॉक्टर वेंकथार्प जी। हम लोग को मिलिटेंट्स के साथ जब रहते थे ना, तो गोली बारूद बम, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो जाए तो आपको ट्रेनिंग दिलाया जाता था। तो एक इंसान का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, उस इंसान का नाम था डॉक्टर वेंकथार्प, और अमेरिकन थे, अब रहे नहीं इस दुनिया में। 2022 में वो उनका इंतकाल हो गया। तो उनका ट्रेनिंग था, हमें उनका इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आया कि $22 बिलियन बना चुके थे। बस पीछे लग गए। तो बस यही टर्निंग पॉइंट था क्या? हाँ, वहीं से आपने कुछ अलग करना है। ये नॉर्मल जिंदगी नहीं। आप पैसा कमा क्या कर लेंगे, कितना खर्च कर पाएंगे? खर्च करने का एक लिमिटेशंस होता है, कितना खा लेंगे आप?
व्यापारी कभी भी अगर कोई आप 50 लाख 1 करोड़ का बैरियर जिसने भी क्रॉस किया वो हमेशा समाज के लिए सोचता है, अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचता है। 1 करोड़ तक का बैरियर आपके लिए है, 1 करोड़ के बाद आप समाज के लिए हो जाते हैं। तो 15 साल लगभग आपको हो गए जी शायद जी इस जी जी इंडस्ट्री जी। में। तो क्या है आपकी सफलता का राज? मैं भी बहुत normal मुझे question लगता है, है कि हमारा नहीं दर्शक नहीं जानना मुझे लगता है कि मैंने अभी बस स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट अभी मैं सफल अपने आप को इसलिए क्योंकि ये मैंने अभी एक सीढ़ी पार किया है। नहीं, फिर भी यहाँ तक का आपने जो मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ और जो मेरे पास है ना उसको लगाते नहीं है। साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। साइलेंटली अपना काम कर चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आ सकती है जब आपका एनर्जी डिस्ट्रैक्शन ना हो। हम एनर्जी कहाँ लगाते हैं? हम एनर्जी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है उसी में लगाते हैं। एनर्जी डिस्ट्रैक्शन लोगों के पास ज़्यादा है, हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसलिए बड़ा साइलेंट मूड में मंद मंद मुस्कुराता रहता हूँ। फोकस्ड अपने फोकस्ड तभी तो चेहरे पे मुस्कान आएगी। अगर नहीं फोकस्ड चेहरे पे मुस्कान आ ही नहीं सकती है। पैसा कभी खुशी दे ही नहीं सकता। अगर पैसे से खुशी आती तो विजय सिद्धार्थ सुसाइड नहीं करते, कैफे कॉफी डे के मालिक। हाँ, तो पैसे से खुशी नहीं आती, खुशी आती है कर्म से। सही दिशा में सही किया गया कर्म ही आपको खुशी देता है। राइट पाथ होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में भी हमने बात की, वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। तो अब कोई ऐसी जो कहानी उनके बारे में कही जाती है, क्या वो सही है कि? मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ जी। देखिए जैसे उन्होंने ब्लैक रॉक के बारे में बोला, कहते हैं कि उनके एक शेयर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी पूरी, ऐसा कहा? ऐसा तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिसका शेयर मार्केट ने जीवन बदल दिया है। और मैं आपके सामने कम से कम हजारों लोगों को लाके खड़ा कर दूंगा जो कि शेयर मार्केट से अपना घर चलाते हैं और बहुत अच्छा वेल्थ बना चुके हैं। यू हैव द स्टोरी ऑफ लूजर्स, आई हैव द स्टोरी ऑफ विनर्स। बिल्कुल कहानियां तो देखिए हम दो तरह के लोग शराब पीते हैं। एक शराब पी के घर बर्बाद कर चुके हैं और एक वो अमीर वर्ग जो कि हर दिन पीता, वो कभी झूम शराबी करते हुए पाया नहीं गया। सीधी बात करेंगे, आराम से अपना घर में बैठ के नहीं आराम से क्लब में बैठ के क्लास बदलिए अपना। किन लोगों के साथ पी रहे हैं वो भी मैटर करता है ना जी। उसी पर आप डिपेंड करेगा कि आप बाहर जाकर बिहार में शराब बंद होने से शराब थोड़ी बंद हो गया। रवि भाई, बेहद गौरव की बात है कि मैं एक बिहारी व्यक्ति को इतने देर से सुन रहा हूँ और अंदर से बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ। और ये पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि आपके तरह के भी लोग हैं जो पूरी दुनिया से घूमकर अब देश लौटे हैं और चाहते हैं कि कुछ करें। माता पिता अभी कहाँ रह रहे हैं बिहार में? यहाँ भी रहते हैं, गुरुग्राम में मेरा बहुत अच्छा घर है और बिहार में, लेकिन उनको मन बिहार में लगता है, जमुई में लगता होगा। हाँ, गांव में। मैं बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि रवि भाई अब तो दुनिया घूम लिया, आप बिहार देख ही रहे हैं, बिहार में कुछ अच्छा प्लान करिए, कुछ करिए वहाँ पर आप। जी जी, मेरा प्लान चल रहा है, 3 महीने में आपको खबर मिल जाएगी। और एक चीज़ और बताओ रवि भाई कि दुनिया भर जैसे आप घूम रहे थे, अमेरिका भी घूमे, आपने बताया कि किन्हीं के साथ थे जो 22 बिलियन अमेरिका यूरोप मेरा सबसे ज़्यादा ट्रिप रहता है दुबई के बाद। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुबई, मस्कट। तो वो जो भाई साहब थे 22 बिलियन डॉलर वाले जो जिनको देखा आपने, हाँ, उनसे मतलब कोई तो ऐसी टर्निंग पॉइंट होगी या उनसे कुछ समझा होगा आपने कि यार ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। मैंने उनसे सीखा, पूरा समझा कि आप कैसे करते हैं और ये उनकी अच्छाई कि उन्होंने बताया। और मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि कितना पैसा होने के बाद भी खुद डाउन टू अर्थ, हम्बल। यहाँ तो अगर आप 4 बार मिल लें, अगर आप करोड़पति हैं और 4 बार मिल लें तो आपके करोड़पति होने पे शक है कि कैसे आप करोड़पति हो ही नहीं सकते अगर आप इजी टू एक्सेसिबल हैं पब्लिक के लिए। हर्षद मेहता को लेकर एक फिल्म भी आई थी, उसमें भी बहुत कुछ दिखाया गया था, तो क्या एक्चुअल में इतना फिल्म में मसाला होता है, रियल और रील अलग अलग होता है। फिल्म में मसाला होता है, हाँ वही, रियल और रील अलग होता है। फिल्म में मसाला होता है और एक्चुअल लाइफ बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, भारत में जो स्टॉक मार्केट है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम जो धारणा एक लोगों में जैसा आपने भी कहा कि जुआ वर्ड आपने भी इस्तेमाल किया, तो इस धारणा को कैसे बदला जाए कि एक जुआ? देखिए, लॉस वेगास मैं गया हूँ, लॉस वेगास में कैसीनो सबसे ज़्यादा चलता है। कैसीनो में 2 तरह के लोग जाते हैं। एक लोग जाते हैं, उनको लगता है कि आज मैं कैसीनो को लूट के ले आऊँगा, जुआरी खेलने जाते हैं। और एक कैसीनो उनका प्रोफेशन है। कैसीनो वाला कभी आज तक कैसीनो बंद नहीं किया, लेकिन जो खेलने जाते हैं वो हर दिन गवा के आते हैं।
आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आप इसको कैसीनो में खेलने जा रहे हैं या एज ए बिजनेस लेने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे सोच रहे हैं? अगर आप बिजनेस की तरह लेने जा रहे हैं, सही रूल्स, सही गाइडेंस, सही डिसिप्लिन और पैसेंस। क्या लक्ष्य है आपका अपनी कंपनी को लेकर, और कितना वैसे अब भारत में भी आपने कहा भारत में एंटर कर रहे हैं, मुझे स्टॉक धीरे मार्केट कर रहे हैं, में मुझे जैसा जो कि करना आपने था, वेल्थ मैंने बनाया। मेरे ऊपर आज तक 0 पैसे का लोन नहीं है, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई बैंक का EMI नहीं आता है, ना तो मेरे घर पे कोई EMI है, ना तो मेरे दुबई में प्रॉपर्टी पे कोई EMI है। मैं अपने वेल्थ से मैं चाहता हूँ कि अब हजारों लोगों को रोजगार दूँ, उस दिशा में बढ़ रहा हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। करके तो रहेंगे। 3 साल का टारगेट है, 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, लेकिन करके तो रहेंगे। अब समाज के लिए आज पॉजिटिव चेंज मेकर, मतलब कुछ तो पॉजिटिव समाज के लिए, तभी तो लंदन में रामजी लाल चौहान ने हमें, वहाँ के मेयर ने हमें लॉर्ड्स में सम्मानित किया, इतने बड़े स्टेडियम में। कुछ तो झंडा इधर उधर गाड़े होंगे ना, वो अब यहाँ गाड़ना है। लेकिन गाड़ने के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो प्लानिंग हो जाता है, वो मेरे प्लानिंग का हिस्सा है। बड़े बड़े लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह कोई ऐसे बड़े आदमी नहीं जो कि शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। अमित शाह किस मैं पॉलिटिकल लोगों में बात नहीं करता, फिर आप बोलेंगे कि आप पॉलिटिकल अगेंस्ट हैं। फिर भी ना। कुछ तो कहिए। मैं पॉलिटिकल लोगों में बात नहीं करूंगा। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यापार अगर नहीं चलेगा तो चंदा कौन देगा? चंदा देने के लिए व्यापार का चलना जरूरी है। कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया आपने। आप दिए चंदा वंदा कि नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को? दिए? अभी हिंदुस्तान में कारोबार करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या चैलेंजेस आता है। अगर मेरा कहीं पे फिजिकल ऑफिस से 200-800 बहुत अच्छी लिस्ट आई इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से। नो कमेंट। नहीं सच में, अगर हम डोनेशन देते हैं किसी को भी तो व्यापार नहीं चलेगा, कैसे डोनेट कर सकते हैं? चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स पर मत बोलिए। बॉलीवुड, क्रिकेट, इस तरह के लोग किस में शेयर? फिल्म में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट हम देखते नहीं है, हम सिर्फ गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ के बारे में आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। क्यों गोल्फ खेलते हैं? शौक नहीं है। गोल्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि वहाँ पे अमीर लोग मिलते हैं। अच्छा, मतलब आपके जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, इससे मुझे वो अंबानी जी जो थे, धीरू भाई अंबानी की कहानी याद आ गई है। कहते हैं वो चाय पेट्रोल पंप पर काम करते थे, वो सैलरी मिलती थी, जाके 5 स्टार में चाय पीते थे, सिर्फ ये देखने के लिए अमीर चाय कैसे पीते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों तक पहुंचना पड़ेगा, तभी बुद्धि मिलेगा। तो क्या उस कहानी से थोड़ा बहुत इंस्पायर है? मैं स्टोरी नहीं पढ़ा, आपको लगा मेरी कोई बातों से कि मैं कोई किताबी बातें कर रहा हूँ? मैं ओरिजिनल बातें कर रहा हूँ। मैं किसी का डायलॉग चेपा हूँ, जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है, वो कोई डायलॉग मुझे वो डायलॉग समझ में नहीं आता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से बातें करता हूँ, समझिए। तो अपना क्लास बदलिए। अगर आप अपना क्लास नहीं बदलेंगे, अगर आप बस में जाएंगे तो उसी माइंडसेट के लोग मिलेंगे, ट्रेन में जाएंगे तो उसी माइंडसेट के लोग मिलेंगे। हमसे अपना क्लास बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं। हम गोल्फ इसलिए खेलते हैं कि जो सामने वाला गोल्फ खेल रहा है उसकी भी उसी तरह की हैसियत है। तो दिन भर टीवी पर बैठकर जो शेयर को खरीदना बेचना ये सब करते रहते, वो जुआरियों की हरकत है। टीवी देखने से अगर पैसा बनता तो मैं दिन में 100-200 टीवी लगवा लेता हूँ। टीवी देखने से पैसा नहीं बनता है, अनार टीवी देखने से व्यापार चलता है। हाँ, एक बार हेडलाइंस आ गया, खत्म। हमें तो ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस चैनल कहाँ पे आता है, क्योंकि कोई बड़ा खबर है, मेरा पीएम बताता है सर आज ये बड़ा खबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो काफी कुछ जाना आपसे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। ना मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं। नहीं है, ये लोग बना देते हैं। मैं सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग पे लेक्चर दे देता हूँ जी। तो आपने बहुत कुछ जैसे आपसे जाना, नहीं मोटिवेशनल स्पीकर लोग बना देते हैं नहीं पता, लेकिन जिस तरह के गीता का ज्ञान भी आपने दिया है वो भी। तो आखिर में बस बहुत सारे सवाल हुए, बहुत कुछ आपने बताया, आपने निजी ज़िंदगी से रिलेटेड भी हमें काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं टची भी थी। आपने अपना स्ट्रगल भी हमें बताया। गीता का ज्ञान मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत, मैंने आपको कहा ना, ये बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि आपका फील्ड क्या है, आपका बिजनेस क्या है, और गीता में आप इतना ज्ञान। मेरे बुक का एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है गॉड। मैंने वो बुक रिलीज होने वाला है क्योंकि मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ और थोड़ा सा उसको और रिडिफाइन करने के लिए। GOD गॉड, और नीचे क्या लिखा हूँ पता है? गॉड डजंट एग्जिस्ट। क्यों? कारण बताता हूँ। गॉड इज ऑल अबाउट एनर्जी। हमने भगवान को नहीं देखा, कोई देखा हो तो मुझे बताइए क्या भगवान ऐसे होते हैं?
सिर्फ कल्पना है। एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु के 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जॉब ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू जनरेट द एनर्जी, जॉब ऑफ प्रोटॉन इज टू ऑपरेट द एनर्जी एंड जॉब ऑफ न्यूट्रॉन इज टू डिस्ट्रॉय द एनर्जी। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। गॉड कहाँ गए? अब हम बात करते हैं अपने हिंदू धर्म की। त्रिदेव, त्रिदेव रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, ब्रह्मा, ब्रह्मा इज द जनरेटर, विष्णु इज द ऑपरेटर, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, महेश इज द डिस्ट्रॉयर। तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। भगवान किधर है? अब हम अपनी बात करते हैं। हम किसी फोटोकॉपी के मशीन से नहीं आए कि मम्मा बड़े भाई को डाली, हमें निकाल ली। हमारा भी जनरेशन हुआ है, हम भी ऑपरेट कर रहे हैं, हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देश में राजनीति धर्म की चल रही है, आप कह रहे हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे क्वेश्चन का साइंटिफिक जवाब दीजिए ना, साइंटिफिक जवाब दीजिए ना। इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, फिर साइंस का चैप्टर बंद कर दीजिए। इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है मतलब होता है। आप धर्म को नॉलेज के साथ मत जुड़िए। मैं बता रहा हूं, तो सबसे बड़ा भगवान प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा, वही हमारे लिए गॉड है। चलिए ठीक है, काफ़ी बातें हुई आपसे, काफ़ी कुछ आपके बारे में जाना, आपके बिजनेस के बारे में जाना, आपके ज्ञान के बारे में जाना। अब आपने बताया कि किताब भी आपकी आने वाली है, हम वेट कर रहे हैं हम सब। आप बुक लॉन्च होने के बाद भी आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताएं। बहुत कुछ जाना आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।